अगर P इंटरनल P एक्सटर्नल बराबर है एग्जैक्ट, तो मेरे बेटा नेट फोर्स जीरो हो गया, और नेट फोर्स जीरो तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी पिस्टन की, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई पिस्टन की तो हम कहेंगे कोई वर्क नहीं हुआ, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर डिस्प्लेस हो जाता है तभी हम कहते हैं वर्क हो रहा है। 1 एटीएम लीटर लगभग 101 जूल होता है, तो 9 एटीएम लीटर को 101 से मल्टीप्लाई करो, लो जी इसमें वर्क आ गया माइनस का 909 जूल। माइनस का और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस वो दिखा रहा है कि एक्सपेंशन का वर्क है। तो एक खोल के देखना पड़ता है बेटा स्ट्रक्चर को, फिर उसी से पता लगेगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड हैं, तो उतने ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बॉन्ड एनर्जी को। जैसे यहाँ देखो 2 मोल HCl में 2 मोल HCl बॉन्ड होंगे, तो यहाँ पे 1 मोल HCl बॉन्ड की 80 थी, तो 2 मोल है तो 2 से गुणा किया। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर, और बेटा बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी बच्चों का इस अमेजिंग सी सीरीज में जिसका नाम है माइंड मैप सीरीज फॉर नीट एस्पिरेंट्स, जिसमें बेटा आपको पता है इस सीरीज के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बेटा पूरे के पूरे टॉपिक को अच्छे से अपन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत यूजफुल हो सकता है बेटा आपके लिए अगर ध्यान से आप अगले 1 घंटे के लिए बेटा देखोगे। तो थर्मोडायनेमिक्स आज हम करने जा रहे हैं और ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपका बेटा रिवाइज हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बेटा इसी के साथ, अपना बहुत ही मजेदार चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। सारे पॉइंट्स इसमें मैं कवर करने की बेटा कोशिश करूंगा और आप लोग भी बहुत बहुत ध्यान से देखोगे तो काफी यूजफुल होगा ये रिवीजन के लिए। तो चलो बेटा जी शुरू करते हैं। तो सब लोग अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, हर जगह से दिमाग हटा लो, पूरा फोकस आपका मेरी तरफ होना चाहिए, ठीक है? चलो अब भाई आज की क्लास में सर आप क्या क्या कराएंगे थर्मोडायनेमिक्स में? तो थर्मोडायनेमिक्स में बेटा सबसे पहले अपन करेंगे हीट एंड वर्क, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, फिर बेटा उसी का एप्लीकेशन होता है थर्मोकेमिस्ट्री, इसको भी बहुत अच्छे से अपन लोग करेंगे, और फिर करेंगे बेटा एंड में एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी। सुना है ना बेटा ये सब? तो ये सब अपन बहुत अच्छे से करेंगे और सीधा नीट के क्वेश्चंस को जो हिट करते हैं ऐसे बेटा कंसेप्ट करेंगे आज के इस लेक्चर में अपन लोग। तो चलो शुरू करते हैं और थर्मोडायनेमिक्स को एंजॉय करते हैं बेटा। तो भाई सबसे पहला बच्चों के मन में प्रश्न यही उठता है, सर थर्मोडायनेमिक्स है क्या? थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते क्या है? चलो मैं बता देता हूं बेटा जी। तो थर्मोडायनेमिक्स 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, ये ग्रीक लैंग्वेज से मेरे बेटा बनता है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें बेटा 2 आपके वर्ड्स हैं, क्या? एक तो है बेटा थर्म, ग्रीक लोग बेटा थर्म को एज ए एनर्जी या हीट के रूप में बेटा थर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है? ओके। और डायनेमिक्स मतलब होता है चेंजेस, तो इस चैप्टर का ही नाम है बेटा एनर्जी चेंजेस। मतलब सर समझाओ एनर्जी चेंजेस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा ये एक मार्कर है, ठीक है? मार्कर है, हाँ सर। अभी हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये बेटा कहलाएगा सिस्टम। मतलब दुनिया में कोई भी चीज जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं वो हमारे लिए सिस्टम हो जाता है। जैसे अभी आप मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपके लिए मैं सिस्टम हूं, ठीक है? अभी ये बेटा जमीन से कुछ हाइट पर है, ठीक है? अभी इसकी कुछ एनर्जी होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, हाँ सर है। अब मैंने इस मार्कर को नीचे छोड़ा तो ये मार्कर नीचे आया, हाइट कम हुई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh कम हो गई ना, हाँ। तो ये जो प्रोसेस हुआ है मार्कर का नीचे गिरना, इससे बेटा इस सिस्टम की एनर्जी घटी है ना, इसकी एनर्जी में चेंज आया है ना। तो बस किसी भी प्रोसेस के दौरान कितना एनर्जी में चेंज आया, कैसे आया, किसके किसके बीच में आया, यही सब एनर्जी चेंज की पढ़ाई को अपन थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो आई थिंक मेरे बेटा जी को क्लियर हो गया थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज याद रखना, इट इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ, यस अरे मेरे साथ साथ बोलो प्यारे प्यारे बच्चों, इट इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस। ठीक है सर, क्लियर हो गया। किसी भी प्रोसेस के दौरान एनर्जी चेंज की पढ़ाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है सर, क्लियर हो गया। कोई भी प्रोसेस हो, वो फिजिकल प्रोसेस भी हो सकता है, वो केमिकल प्रोसेस हो सकता है। भाई ये फिजिकल प्रोसेस था, हाँ। केमिकल प्रोसेस जैसे मान लो कोयले में आग लगना, कोयला क्या है? कार्बन, तो बेटा C+O2, आग लगने का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन।
तो C प्लस O2 गिव्स CO2, और इसमें बेटा एनर्जी निकलती है ना बाहर, हीट निकलती है ना, तो कितना हीट चेंज हुआ, कितना एनर्जी चेंज हुआ, ये सब पढ़ाई बेटा थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया सर थर्मोडायनेमिक्स क्या है। अब बच्चे अगला क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है सर, किसी भी प्रोसेस के दौरान एनर्जी में चेंज हो रहा है भाई, इस प्रोसेस के दौरान जैसे हमने एग्जांपल लिया था, इस मार्कर की जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और जिसको भी ऑब्जर्व करते हैं वो सिस्टम है, तो इस सिस्टम की एनर्जी कम हुई, तो भाई ये एनर्जी इसकी कम हुई, तो इसकी एनर्जी में चेंज आया, तो ये एनर्जी गई कहां, तो ये एनर्जी चेंज किसके किसके बीच में होता है, ये बेटा अगली चीज हमारे मन में उठती है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया सिस्टम क्या होता है, एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है सर, क्लियर हो गया। और बेटा सिस्टम के अलावा पूरा यूनिवर्स आपका कहलाता है मेरे बेटा सराउंडिंग। आप पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो उसको हटा दो, उसके अलावा रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज सराउंडिंग। ठीक है भाई, सिस्टम, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है सर, ये याद रहेगा अपन को अच्छे से, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है सर, ये सुना तो है अपन ने। ठीक है, अब देखो अलग मजा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, सराउंडिंग, एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, है ना, एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, या इसको ऐसे लिख लो, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड इन यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इन यूनिवर्स, ओके, इज सराउंडिंग। चलो ठीक है सर, क्लियर हो गया। तो मेरे बेटा एक चीज अब ध्यान से देखना सब लोग, किसी भी प्रोसेस के दौरान सिस्टम की एनर्जी में चेंज होता है, उसी चेंज को, एनर्जी चेंज की पढ़ाई को थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। अब जो चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो वो सिस्टम कहला रहा है, उसके अलावा रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स क्या कहलाता है, सराउंडिंग। तो अगर किसी प्रोसेस के दौरान सिस्टम की एनर्जी कम हुई तो मेरे बेटा ये एनर्जी कम होके सराउंडिंग में चली जाती है। अब ये कैसे पता लगा, क्योंकि आपने सुना है बेटा बचपन से यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, और यूनिवर्स दो चीजों से मिलके बना है, यूनिवर्स दो चीजों से मिलके बना है, किस किस से, सिस्टम और सराउंडिंग से। ठीक है सर, तो अगर सिस्टम की एनर्जी -100 जूल होगी, मतलब 100 जूल अगर कम होगी, बट क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो अगर सिस्टम की 100 जूल कम होगी तो सराउंडिंग की 100 जूल बढ़ जाएगी, मतलब सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जाती है और किसी भी प्रोसेस के दौरान सराउंडिंग से सिस्टम में आती है, सच दैट कि यूनिवर्स की एनर्जी कभी चेंज ना हो। तो अभी तक की बेटा पूरी एक एक बात समझ में आ गई। थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी चेंज की पढ़ाई है। एनर्जी चेंज किसके किसके बीच में होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है। सिस्टम की जितनी एनर्जी घटेगी सराउंडिंग की उतनी बढ़ जाएगी, या सराउंडिंग की जितनी एनर्जी घटेगी सिस्टम की उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है सर, अगला पॉइंट भी हमारी आत्मा में समा गया, एनर्जी चेंजेस अकर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, एनर्जी चेंजेस अकर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सर ये एनर्जी चेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में डायरेक्ट हो जाता है क्या, मतलब सिस्टम की एनर्जी सराउंडिंग में डायरेक्ट चली गई क्या, डायरेक्ट ट्रांसफर होती है क्या, या सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में डायरेक्ट ट्रांसफर होती है क्या? नहीं मेरे बेटा, देयर आर टू मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी को सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में अगर आना है तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होती, वो दो तरीकों से ही ट्रांसफर हो सकती है। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कौन कौन से, चलो मैं दिखा देता हूं अपने बच्चे को। देयर आर टू मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके सर, कौन कौन से होते हैं? अरे बोलो। पहला होता है मेरे बेटा जी वर्क, और दूसरा होता है हीट। अगर कभी भी एनर्जी को सिस्टम से सराउंडिंग में जाना है या सराउंडिंग से सिस्टम में आना है तो बेटा पहले एनर्जी बाउंड्री पर या तो वर्क में कन्वर्ट होती है या हीट में कन्वर्ट होती है, तब वो सिस्टम से सराउंडिंग या सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम में बेटा आ सकती है। ठीक है सर,
तो भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स क्या है, और समराइज करते हैं बेटा जी, तो देखो फिर ज्यादा अच्छे से मजा आएगा, समझ में आएगा। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ये एनर्जी चेंज की पढ़ाई है। एनर्जी चेंज किसके किसके बीच में होते हैं? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होते हैं। एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में जाती है किसी भी प्रोसेस के दौरान। क्या ये डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है? नहीं। अगर एनर्जी को सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में आना है तो उसे पहले बाउंड्री पर या तो वर्क में कन्वर्ट होना पड़ता है या हीट में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो अगर हमें एनर्जी चेंज को अच्छे से पढ़ना है तो हमें मेरे बेटा ये बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हमें वर्क और हीट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चलो आओ, अब हम देखते हैं हमें थर्मोडायनेमिक्स में कैसा वर्क पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, मैं आपको बता रहा हूं थर्मोडायनेमिक वर्क कैसे हमें पढ़ने हैं थर्मोडायनेमिक में। तो मेरे बेटा अपन को प्रेशर वॉल्यूम वर्क अपन को पढ़ना है। अब ये क्या होता है सर? सब लोग ध्यान से देखना आप, ठीक है, मजा आ जाएगा इसमें आपको देख के। बेटा जी हमें जिस प्रकार का वर्क पढ़ना है उसको अब ध्यान से देखना। मान लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है सर, इसमें एक मास लेस, मूवेबल, फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है सर, ये पिस्टन लगा हुआ है। इसमें बेटा आपकी गैस बंद है कोई, ठीक है भाई। अब ये गैस के पार्टिकल रुके तो नहीं रहेंगे, ये बेटा रैंडमली चलते चलते टक्कर मारेंगे। मान लो पिस्टन पे ये टक्कर लगा मार रहे हैं तो कुछ फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स पर यूनिट एरिया ही, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया ही क्या होता है? प्रेशर। तो ये पिस्टन पे प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर को अपन बोल देते हैं पी इंटरनल। अब बेटा जी पिस्टन पे क्या केवल ये गैस के पार्टिकल ही लगा रहे हैं प्रेशर? नहीं, ऊपर से एयर भी टक्कर मार रही है, एयर के पार्टिकल भी टकरा रहे हैं। तो जो ऊपर से फोर्स लगेगा उन एयर के पार्टिकल के टकराने की वजह से, तो उससे भी कुछ प्रेशर होगा ना, उसको अपन बोल देते हैं पी एक्सटर्नल। बहुत बढ़िया। और जीवन भर तो इस पिस्टन पे दो प्रेशर लग रहे हैं, पी इंटरनल, पी एक्सटर्नल। तो बेटा जीवन भर याद रखना, अगर पी इंटरनल पी एक्सटर्नल बराबर है, हाँ, अगर पी इंटरनल पी एक्सटर्नल बराबर है एग्जैक्ट, तो मेरे बेटा नेट फोर्स जीरो हो गया। और नेट फोर्स जीरो तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी पिस्टन की, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई पिस्टन की तो हम कहेंगे कोई वर्क नहीं हुआ, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर डिस्प्लेस हो जाता है तभी हम कहते हैं वर्क हो रहा है। ठीक है सर, इतना आ गया समझ में। अब तो मेरे बेटा इस केस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं तो कोई वर्क नहीं हुआ। परंतु मेरे बेटा अगर मान लो पी इंटरनल ज्यादा है, इफ पी इंटरनल इज ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल, तो नेट फोर्स मेरे बेटा अपवर्ड है। नेट फोर्स अपवर्ड तो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। हां सर, पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। लो जी, पिस्टन डिस्प्लेस हो गया, और जब भी बेटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस होता है तो हम कहते हैं वर्क हो गया। तो हम इसे बोलेंगे, अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है तो हम बोलेंगे वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है सर, क्योंकि गैस देखो पिस्टन के ऊपर जाने पर गैस एक्सपेंड कर रही है। ठीक है सर, इतना आ गया समझ में। ठीक है, ओके। अब भैया वर्क ऑफ एक्सपेंशन अकर्स, तो वर्क इस केस में होगा जब पी इंटरनल ज्यादा होगा। एक और केस होता है मेरे बेटा, अगर P इंटरनल से ज्यादा P एक्सटर्नल है, तो बेटा जी P एक्सटर्नल अगर ज्यादा है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा, पिस्टन नीचे आएगा, पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड। तो उस केस में बेटा ये गैस कंप्रेस हो जाएगी। हां सर, तो हम बोलेंगे बट डिस्प्लेसमेंट तो हो गई ना पिस्टन की, तो वर्क तो होगा, तो हम बोलेंगे वर्क ऑफ कंप्रेशन हो रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमें यही बेटा वर्क पढ़ने हैं, तो बेटा इन दो केसेस में वर्क हो सकता है। ठीक है, अगर P इंटरनल ज्यादा है तो एक्सपेंशन का वर्क होगा, P एक्सटर्नल ज्यादा है तो कंप्रेशन का वर्क होगा। अब मेरे बेटा जी जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभालो, तो सर वर्क कैसे निकालेंगे? समझो मेरे बेटा, पहले गैस का वॉल्यूम इतना था, अगर मान लो एक्सपेंशन हुई तो बेटा वॉल्यूम बढ़ जाएगा गैस का। हाँ, तो बेटा कभी भी केमिस्ट्री में वर्क का फॉर्मूला निकालना है तो जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में संभालो। इसको प्रूव भी किया जा सकता है बेटा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वेयर पी एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल प्रेशर एंड डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम।
और चेंज हमेशा होता है मेरे बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वॉल्यूम का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस जब पिस्टन मूव करेगा। पी एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल प्रेशर मेरे बेटा, ठीक है। तो जीवन भर इसको याद रखना। अगर बड़ा वॉल्यूम चेंज है तो डेल्टा वी, अगर छोटा सा वॉल्यूम चेंज है तो बेटा वर्क का फॉर्मूला अपन लिखते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अरे डीवी, डीवी बाबा नहीं बेटा छोटा वॉल्यूम चेंज, ठीक है। छोटे से वॉल्यूम चेंज के लिए हम ये लगा देंगे। बट ध्यान रखना प्रेशर पी एक्सटर्नल होता है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। फिजिक्स से कंफ्यूज मत करना, वहां पी इंटरनल लेते हैं, ठीक है। और हाँ इसमें तो हमारा रेफरेंस फोर्स जो होता है इसमें पी एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल इज द रेफरेंस फोर्स हमारा। और आपको पता है आपने फिजिक्स में पढ़ा है अगर आपका फोर्स, रेफरेंस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में तो अरे वर्क एफ एस कॉस थीटा, फोर्स और वर्क अगर डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो वर्क पॉजिटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, रेफरेंस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क नेगेटिव होता है। हाँ सर, तो सुनो हमारा रेफरेंस फोर्स जो होता है केमिस्ट्री में वो एफ एक्सटर्नल है मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ ठीक है जी। और एफ एक्सटर्नल मेरे बेटा नीचे की तरफ लग रहा है, तो अब तुम मुझे साइन कन्वेंशन याद करने की जरूरत नहीं है। आपका रेफरेंस फोर्स एफ एक्सटर्नल है तो बेटा अगर एक्सपेंशन होएगी तो देखो रेफरेंस फोर्स एफ एक्सटर्नल नीचे की तरफ लगता है हमेशा, रेफरेंस फोर्स नीचे है, एक्सपेंशन में डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, अपोजिट डायरेक्शन वर्क नेगेटिव होगा। केमिस्ट्री में वर्क ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव होता है मेरे बेटा। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया। केमिस्ट्री में हमारा रेफरेंस फोर्स एफ एक्सटर्नल है, ठीक है। हाँ कंप्रेशन बताओ, कंप्रेशन में केमिस्ट्री में वर्क क्या होएगा, जल्दी बोलो। कंप्रेशन में क्या होएगा वर्क? कंप्रेशन में मेरे बेटा पिस्टन नीचे आता है और हमारा रेफरेंस फोर्स एफ एक्सटर्नल भी नीचे, तो कंप्रेशन में पिस्टन भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, रेफरेंस फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम, तो वर्क पॉजिटिव आएगा। ये बेटा आप साइन कन्वेंशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, अब आपको समझ में आ गया। रेफरेंस फोर्स केमिस्ट्री में एफ एक्सटर्नल होता है, फिजिक्स में यही उल्टा हो जाता है, उनका रेफरेंस फोर्स एफ इंटरनल होता है, इसलिए साइन उल्टे आते हैं। तो कभी भी वर्क का फॉर्मूला आए आप फॉर्मूला यही लगाओ माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, साइन जो आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री में एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव, कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव होता है केमिस्ट्री में। बहुत बढ़िया। अब सर इससे क्वेश्चन कैसे आता है, एक क्वेश्चन भी मैं अपने बच्चे को बता देता हूं, ध्यान से देखना। मैंने बोला 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज, ठीक है सर, अंडरगोज एक्सपेंशन फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, ठीक है, 1 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ऐसा, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। कह रहा है कैलकुलेट वर्क डन इन जूल। जल्दी से बताना है मेरे बेटा, आओ मेरे साथ देखो कैसे करना है, समझो समझो। न्यूमेरिकल्स में बच्चों को दिक्कत होती है तो मैं साथ साथ में वर्क के कुछ कुछ न्यूमेरिकल कराता जाऊंगा मेरे बेटा, तो अब ध्यान से देखना कैसे करना है इसको, ठीक है। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, एक्सपेंशन हुआ है 1 लीटर से 10 लीटर, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम था मेरे बेटा 1 लीटर, फाइनल वॉल्यूम है मेरे बेटा 10 लीटर। पी एक्सटर्नल आपको दिया हुआ है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है 1 atm। बच्चे को पता है वर्क का फॉर्मूला हमेशा यही लगाना है आपको, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है जी। तो बच्चे ने क्या किया, पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी को लिख सकते हैं, चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बहुत बढ़िया। अब सुनो, एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, ठीक है, बच्चे ने लिख दिया 1 atm। फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर, तो ये हो गया 9, तो बेटा वर्क आ गया माइनस का 9। बट इसमें यूनिट का पंगा होता है, प्रेशर एटीएम में लिया है, वॉल्यूम लीटर में लिया है, तो वर्क की यूनिट एटीएम लीटर में आएगी मेरे बेटा, जूल में नहीं आएगी। अगर आप इस फॉर्मूले में प्रेशर एटीएम में ले रहे हो, वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो, तो मेरे बेटा वर्क
एटीएम इंटू लीटर आएगा, एटीएम लीटर में, तो ये वर्क की यूनिट होती है एक, तो सर अब जूल में कैसे निकालें? तो घबराना मत, जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में मेरे बेटा संभालो आज के बाद, ये आपको केमिस्ट्री में बार बार जरूरत पड़ेगी। 1 एटीएम लीटर लगभग लगभग 101 जूल होता है। तो कभी भी अगर एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो इसका यूज करना है बेटा। तो हमें पता लगा इस फॉर्मूले में अगर प्रेशर एटीएम में लेंगे, वॉल्यूम लीटर में, तो वर्क एटीएम लीटर में आएगा, ठीक है। तो उसको जूल में कैसे कन्वर्ट करना है? 1 एटीएम लीटर लगभग लगभग 101 जूल होता है, तो 9 एटीएम लीटर को 101 से मल्टीप्लाई करो, लो जी, इसमें वर्क आ गया माइनस का 909 जूल। माइनस का और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस वो दिखा रहा है कि एक्सपेंशन का वर्क है। मैंने बोला था ना, आप फॉर्मूला यही लगाना, साइन जो आना होगा वो अपने आप, माइनस का और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो मतलब है बस एक्सपेंशन है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो मेरे बेटा जी को आ गया ना समझ में? तो बेटा आप ध्यान रखना, अगर एसआई यूनिट होता प्रेशर पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो फिर तो वर्क बेटा एसआई यूनिट में ही आता जूल में, बट प्रेशर एटीएम में ले रहे हो जो कि एसआई यूनिट नहीं है, वॉल्यूम लीटर में, तो वर्क एटीएम लीटर में आएगा। क्लियर हो गया भाई साहब? बहुत बढ़िया। चलो अब अगला देखते हैं। ठीक है सर, वर्क समझ में आ गया सर, साइन कन्वेंशन क्या है वो भी समझ में आ गया, यूनिट का पंगा भी समझ में आ गया सर, ठीक है। अब मेरे बेटा जो वर्क होते हैं मैं उसको भी आपको बता देता हूं। वर्क दो प्रकार का होता है मेरे बेटा, वर्क हम दो प्रकार से कर सकते हैं, यही प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है बेटा रिवर्सिबल, एक होता है रिवर्सिबल, ओके, रिवर्सिबल तरीके से कर सकते हैं, वो बताऊंगा कैसे होता है। एक इरिवर्सिबल तरीके से कर सकते हैं, फर्क समझेंगे मेरे बेटा, समझो। रिवर्सिबल वर्क में क्या होता है, सब लोग बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना बेटा। मान लो नाम से ही पता लग रहा है, आप तो कहोगे सर हमने तो रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलता था, इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलता था, रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलता था। ऑलमोस्ट कुछ सिमिलर सा ही है मेरे बेटा। रिवर्सिबल वर्क में हम क्या करते हैं बेटा, हम लगभग 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 पी इंटरनल को थ्रू आउट पी एक्सटर्नल के बराबर रखते हैं, क्योंकि यहां गैस है, ये पी इंटरनल लगाएगी पिस्टन पे, ऊपर से बेटा एयर वेयर पी एक्सटर्नल लगाएगी। तो हम क्या करते हैं मेरे बेटा, पी इंटरनल पी एक्सटर्नल को लगभग लगभग बराबर रखते हैं और बहुत मामूली मामूली डिफरेंस करते हैं। क्यों सर बराबर क्यों रखा? अरे ऐसा करने से मेरे बेटा क्या होगा, थ्रू आउट द प्रोसेस पिस्टन की जितनी ऊपर जाने की क्षमता है उतनी ही नीचे भी जाने की क्षमता रहती है, रिवर्सिबल बोथ डायरेक्शन में। हाँ, तो लगभग लगभग पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर रखते हैं। बट हाँ, तुम कहोगे सर अगर एग्जैक्ट बराबर है तो फिर तो पिस्टन मूव ही नहीं करेगा, इसीलिए बहुत मामूली मामूली डिफरेंस करते हैं ताकि पिस्टन हल्का हल्का सरके और कभी भी बहुत ज्यादा डिफरेंस ना आ जाए मेरे बेटा। तो छोटे छोटे मल्टीपल स्टेप में मेरे बेटा इसको करते हैं, स्मॉल स्मॉल मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है बेटा ये। और हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस ना आ जाए, लगभग लगभग बराबर रहे। तो ऐसे किए गए प्रोसेस को अपन रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं मेरे बेटा। इरिवर्सिबल में क्या होता है, हम शुरू में ही एकदम से जबरदस्त डिफरेंस मेंटेन कर देते हैं बेटा, पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर नहीं होता है। और अगर जबरदस्त डिफरेंस आपने मेंटेन कर दिया, मान लो अगर पी एक्सटर्नल बड़ा है पी इंटरनल से, तो मेरे बेटा पिस्टन नीचे ही आएगा, लगातार नीचे आता जाएगा, तो पिस्टन की थ्रू आउट एक ही डायरेक्शन में जाने की क्षमता होगी। हाँ सर। और दूसरा, अगर पी एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा है पी इंटरनल, तो पी इंटरनल ज्यादा है तो पिस्टन थ्रू आउट ऊपर जाने की क्षमता रहेगी, तो थ्रू आउट एक ही डायरेक्शन में जाने की क्षमता रहती है, इसलिए जबरदस्त प्रेशर डिफरेंस मेंटेन कर देते हैं। तो ये सिंगल लार्ज स्टेप प्रोसेस होता है बेटा, ये लार्ज स्टेप है बेटा, सिंगल लार्ज स्टेप प्रोसेस होता है ये। तो ये मेरे बेटा मेन डिफरेंस है। रिवर्सिबल में देखो डिफरेंस तो करना पड़ेगा पी इंटरनल पी एक्सटर्नल में, नहीं तो पिस्टन मूव ही नहीं करेगा। तो 100% परफेक्ट रिवर्सिबल वर्क तो कभी नहीं हो सकता, बट हाँ नियरली कराते हैं। कैसे? बहुत मामूली मामूली डिफरेंस करो पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल में,
ताकि लगभग लगभग बराबर रहे, ताकि पिस्टन की दोनों डायरेक्शन में जाने की क्षमता लगभग लगभग थ्रू आउट द प्रोसेस बराबर रहे, बट हल्के हल्के डिफरेंस करो, जिससे हल्का हल्का पिस्टन उठेगा या दबेगा, है ना। तो ऐसे किए गए प्रोसेस को, जिसमें हम थ्रू आउट द प्रोसेस पी इंटरनल को पी एक्सटर्नल के बराबर रखने की कोशिश करते हैं, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल। छोटे छोटे मल्टीपल स्टेप में ही करना पड़ेगा, तभी मेरे बेटा आप, हाँ, छोटे छोटे स्टेप करने पड़ेंगे, तभी ये लगभग लगभग बराबर रहेगा। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा प्रोसेस 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान से देख लेना। प्रोसेस 4 प्रकार के होते हैं, सब में वर्क निकालना सीखना है, सब में वर्क निकालना सिखाऊंगा। वर्क का फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। तो प्रोसेसेस आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है सर। प्रोसेसेस आर ऑफ 4 टाइप्स, जिसमें अपन को वर्क निकालना सीखना है, ठीक है। एक होते हैं मेरे बेटा आइसोथर्मल प्रोसेसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेसेस, ठीक है सर। आइसोथर्मल प्रोसेस उसको बोलते हैं जिस प्रोसेस में बेटा टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। और बेटा आइसोथर्मल रिवर्सिबल में मैं आपको वर्क निकालना भी बताऊंगा। फिर होते हैं मेरे बेटा जी आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो बार माने प्रेशर, आइसो माने सेम। तो बेटा ये वो प्रोसेस हैं जिनमें थ्रू आउट सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसमें सिस्टम का टेम्परेचर, अरे सिस्टम कौन है मेरे बेटा, ये जो सिलेंडर में गैस है यही सिस्टम है, हाँ बहुत बढ़िया। और बेटा तीसरा होता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये क्या होता है सर? एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें सिस्टम सराउंडिंग को या सराउंडिंग सिस्टम को कोई हीट नहीं दे पाता, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में नो हीट चेंज, कोई हीट चेंज, हीट को क्यू से दिखा रहा हूं, डेल्टा माने चेंज, हीट चेंज जीरो होता है मेरे बेटा। ना सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे पाएगा और सराउंडिंग सिस्टम को हीट नहीं दे पाएगा, तो ऐसा प्रोसेस होता है एडियाबैटिक। और चौथा होता है मेरे बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो माने सेम, कोर माने वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है सदैव सिस्टम का। और अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है हमेशा केमिस्ट्री में माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, अगर वॉल्यूम में चेंज जीरो है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, तो वर्क डन आइसोकोरिक में हमेशा जीरो होता है मेरे बेटा। अगर किसी प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो मेरे बेटा उसमें वर्क डन जीरो ही होगा, पक्का। तो बेटा इन सब में वर्क निकालना सीखना है अपन को, ठीक है। तो चलो 1 बाय 1 इनमें भी मैं वर्क कराता हूं मेरे बेटा जी को, बहुत ध्यान से देखना। क्लियर? तो ये समझ में आ गया ना? हाँ। अब सुनो, तो बेटा सबसे पहले करते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। मोस्टली रिवर्सिबल में पूछता है, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके सर, इसमें कैसे निकालते हैं? तो मेरे बेटा इसमें बहुत ध्यान से देखना वर्क डन कैसे निकलता है। बहुत आसानी से ही ड्राइव किए जा सकते हैं, बट वही है अभी तो हम शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं, पूरा चैप्टर अपन को रिवाइज करना है, ठीक है ना। हाँ, तो बेटा आइसोथर्मल रिवर्सिबल में वर्क का फॉर्मूला होता है मेरे बेटा -2.303 nRT, मतलब सिलेंडर में कितने मोल गैस बंद है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, है ना। हाँ, तो -2.303 nRT, n इज द गैस के कितने मोल है, r गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर, log V2 बाय V1, फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज दे रखा है मेरे बेटा, अगर वॉल्यूम चेंज दे रहा है तो मेरे बेटा इस फॉर्मूले को लगाना। बट अगर प्रेशर चेंज दे दे, अगर प्रेशर चेंज, कई बार प्रेशर चेंज भी दे देता है, तो मेरे बेटा जी आपको लगाना है उस केस में प्रेशर चेंज में P इनिशियल बाय P फाइनल, P1 बाय P2, ठीक है। तो फिर इसको लगाना है अगर प्रेशर चेंज दिया हो, पक्का। तो आइसोथर्मल में अगर कभी पूछता है रिवर्सिबल में, तो वर्क ऐसे निकालना है मेरे बेटा, पक्का पक्का पक्का, ग्रेट। अब इसके बाद बेटा पूछता है, फिर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी, है ना, कैसे करना है मैं बताऊंगा। बट आइसोबैरिक प्रोसेस में सर कैसे निकालता है वर्क? आइसोबैरिक सुनो, इरिवर्सिबल में तो डायरेक्ट निकलते हैं -P एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है ना। हाँ, चलो अब मुझसे पूछ रहा है वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में कैसे वर्क निकाला जाए?
बेटा आइसोबैरिक में सिस्टम का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब इसमें अगर ये कभी भी आपको वर्क निकालने के लिए बोले तो देखो कैसे निकालना है। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं और डिपेंडिंग अपॉन क्या डाटा दिया है क्वेश्चन में उनको हम यूज करते हैं। अगर मान लो आपको आइसोबैरिक में आपको वॉल्यूम चेंज दे दिया तो लो माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल को V2 लिख रहे हैं फाइनल वॉल्यूम को, तो बेटा डायरेक्ट, और P एक्सटर्नल भी नहीं, ये P इंटरनल ही हो जाता है मेरे बेटा। अगर वॉल्यूम चेंज दिया है तो डायरेक्ट इसको लगाएंगे मेरे बेटा। कई बार क्या करता है ना आइसोबैरिक में, वॉल्यूम चेंज ना देके ना टेम्परेचर चेंज दे देता है। अगर आइसोबैरिक में टेम्परेचर चेंज दे रखा है तो माइनस एन आर डेल्टा टी, T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। और मेरे बच्चे कई बार क्या करता है ना वॉल्यूम चेंज देगा ना टेम्परेचर, गैस के मोल में चेंज दे देगा, तो मेरे बेटा उस केस में लगाना है माइनस डेल्टा एन आर टी, मतलब फाइनल गैस के मोल, सिर्फ गैस के मोल, माइनस इनिशियल गैस के मोल आर टी। तो मेरे बेटा ये 3 आपको मेरे बेटा इसके फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं आपको, ठीक है। हाँ, आइसोबैरिक में कभी भी वर्क पूछे या तो वॉल्यूम चेंज दे देगा या टेम्परेचर चेंज दे देगा या गैस के मोल में चेंज दे देगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा डाटा दिया है तो आपको मेरे बेटा इससे निकाल लेना है। अब मैं चलो कुछ क्वेश्चन कराता हूं, आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। चलो करा दूं मैं, चलो आ जाओ। तो भाई पहला क्वेश्चन ये है मेरे बेटा, मैं ये कह रहा हूं 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस undergoes isothermal reversible compression। ओके, आइसोथर्मल है जी, रिवर्सिबल compression फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, ठीक है सर, 1 लीटर टू 10 लीटर एट 27 डिग्री सी। आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट, कह रहा है कैलकुलेट वर्क डन इन जूल, कैलकुलेट वर्क डन इन जूल। बड़ा आसान है जी, बिल्कुल नहीं घबराना, ऐसे क्वेश्चन नीट में भर भर के आते हैं मेरे बेटा, ठीक है। देख के समझ में आ गया, आइसोथर्मल रिवर्सिबल का वर्क पूछ रहा है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल में मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, -2.303 nRT log V2 बाय V1, फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल। बस मेरे बेटा कर दो इसको अब सॉल्व। गैस के मोल कितने हैं मेरे बेटा, 1 मोल है। आर की जूल में, एसआई यूनिट में, अगर वर्क जूल में निकालना है तो आर की वैल्यू मेरे बेटा एसआई यूनिट में 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। तो अगर वर्क जूल में निकालना है तो आर को 8.314 लेंगे मेरे बेटा। टी आपका है 300 केल्विन, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, लॉग फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल, इनिशियल था 1 लीटर, फाइनल है 10 लीटर, 10 बाय 1, लॉग 10 होता है 1। आंसर आ जाएगा जूल में क्योंकि आर आपने 8.314 लिया है। वाह सर जी वाह, ये तो log 10 1 होता है बेटा। हाँ, तो अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, 2.303 इंटू 1, और ये 2 जीरो, ये हो गया 831.4 इंटू 3, इसको सॉल्व कर लो, दिस विल बी योर राइट आंसर। इसमें बेटा बस आपको किसी तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था, मेरे को ये बताना था आर की वैल्यू क्या लेनी है मेरे बेटा, ठीक है। अगर जूल में निकालना है तो आर की वैल्यू 8.314, कैलोरी में आर की वैल्यू 2 होती है। अगर आप यहां पे आर की वैल्यू 2 ले लेते तो कैलोरी में आ जाता मेरे बेटा। अगर आपको एटीएम लीटर में निकालना है वर्क, एटीएम लीटर में, तो आर 0.0821 लेते, तो आर की यूनिट में बेटा बच्चा गलती करता है, आपको नहीं करनी है। एटीएम लीटर में अगर वर्क निकालना है तो आर 0.0821 लेना, जूल में निकालना है तो आर 8.314 लेना मेरे बेटा। क्लियर हो गया, शाबाश मेरे बच्चों। तो चलो अब मेरे बेटा को इतना आया। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें मेरे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं कुछ बच्चे, ठीक है, आपको नहीं करनी है। फिर मेरे बेटा अगला आता है, इसको सब लोग ध्यान से देखेंगे। चलो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज कराता हूं क्योंकि एडियाबैटिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो पहले एक चीज कराता हूं, फिर बाद में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। हाँ, तो भाई एडियाबैटिक सीखने से पहले,
एडियाबैटिक सीख नहीं पाओगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा हीट कैपेसिटी क्या होती है। सुनो 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 मेरे बेटा, इसको कैपिटल सी से दिखाते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है? मान लो मुझे आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो क्या करूंगा मैं? आपको कुछ हीट दूंगा ना। तो आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे जो आपको हीट देनी पड़ेगी वो आपकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। आ गया समझ में? हाँ सर, बिल्कुल सर, समझ में आ गया। इट इज द हीट रिक्वायर्ड, बिल्कुल सर, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसे कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो हीट कैपेसिटी होता है। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ओके सर। और डेफिनेशन से ही मेरे बेटा, डेफिनेशन से ही इसका फॉर्मूला भी आता है हीट कैपेसिटी का। हीट चेंज रिक्वायर्ड, मतलब कितना हीट दूं किसी बॉडी को, फॉर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, अरे डी माने चेंज, लो जी लो, ये मेरे बेटा डेफिनेशन से ही आ गया है फॉर्मूला। हीट चेंज रिक्वायर्ड फॉर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, तो इसकी यूनिट होगी मेरे बेटा जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन बोल लो। हाँ सर जी, बिल्कुल। बट बेटा थोड़े दिन में ना साइंटिस्ट ने इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि ये सेम सब्सटेंस के अलग अलग अमाउंट के लिए अलग अलग आ सकती है। हाँ सही बात, लोहे का छोटा टुकड़ा लोगे तो कम हीट से टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा, उसी लोहे का बड़ा टुकड़ा लोगे तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। हाँ, तो बेटा फिर साइंटिस्ट लोगों ने डिफाइन किया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या होता है सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्पेसिफिक का मतलब होता है 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी, वो उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है सर, समझ में आ गया। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। चलो डेफिनेशन से ही फॉर्मूला आ गया। हीट चेंज रिक्वायर्ड फॉर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट मास। ओहो बिल्कुल सर, सही बात है, पर यूनिट मास। देखो ना, इसमें फर्क क्या है? ये 1 ग्राम के लिए डिफाइंड है और इसकी यूनिट हो जाती है मेरे बेटा, इसीलिए इसकी यूनिट हो जाती है जूल पर केल्विन पर ग्राम। ओके सर, हाँ, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए। ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने बोला अमाउंट डिफाइन करने के लिए वेट अच्छी यूनिट नहीं है, तो फिर इन्होंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी जिसको अपन बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ये क्या है सर? नाम से ही पता लग रहा है, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चों को बताना है। बताओ बेटा, इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी। आप लोग बताओगे, नाम से ही पता लग रहा है, जल्दी बोलो, व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी? 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, वो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है सर, आ गया समझ में? तो यस, इट इज द हीट रिक्वायर्ड, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आ गया। अब डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला भी निकल के आएगा। क्या? मोलर हीट कैपेसिटी सीएम से दिखा देते हैं। हीट चेंज रिक्वायर्ड फॉर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर मोल, पर मोल 1 मोल के लिए डिफाइंड है। हाँ सर, यूनिट क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, यूनिट बोलो, ऊपर में जूल पर केल्विन पर मोल, ये इसकी यूनिट हो गई। हाँ सर। अब बेटा किसी भी गैस की जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है ये फर्दर 2 प्रकार की होती है। एक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको बोलते हैं सीपी, एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जिसे अपन बोलते हैं सीवी। ठीक है सर, ठीक है सर, क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी
फर्दर दो प्रकार की होती है किसी भी गैस की। मोलर हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस की दो प्रकार की होती है। एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और एक होता है बेटा, इसको अपन दिखाते हैं सीवी से। ओके, एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। चलो, क्या मतलब है सर? अरे नाम से ही पता लग रहा है मेरे बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक मोल गैस को कितनी हीट दूं ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। इसका मतलब है कांस्टेंट प्रेशर पे एक मोल गैस को कितनी हीट दूं ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। मेरे बेटा, इसको सीपी से दिखाते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको सीवी से दिखाते हैं। हर गैस के लिए अलग अलग होती है। किसी भी गैस के सीपी और सीवी में जो रिलेशन होता है, सीपी माइनस सीवी होता है मेरे बेटा आर। इसको जीवन भर अपनी आत्मा में रखना। सीपी हमेशा बड़ा होता है किसी भी सब्सटेंस का। और बेटा एक चीज और, तो सर सीवी कैसे निकालते हैं? ठीक है ना, एक रिलेशन और याद रखना, किसी भी गैस के सीपी और उसी गैस के सीवी का रेशियो गामा कहलाता है, पॉइजन्स रेशियो। ये दो तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको आने चाहिए। ठीक है सर। और किसी भी गैस का सीवी निकालना है तो बेटा आर बाय गामा माइनस 1। आर तो गैस कांस्टेंट है, पता ही है ना, कैलोरी में 2 होता है, जूल में 8.314 होता है। ठीक है, तो किसी भी गैस का सीवी निकालने का मेरे बेटा ये रहता है, गामा बेटा निकलता है सीपी बाय सीवी से। और बेटा ये रिलेशंस हैं जो कुछ पता होने चाहिए। अब जीवन भर याद रखना, गैसेस भी दो प्रकार की हमें पढ़नी है बेटा हमारे केमिस्ट्री में। कुछ गैसेस होती हैं जो सिंगल एटम की बनी होती हैं, मोनो एटॉमिक गैस। मोनो माने सिंगल। अरे लाइक नोबल गैसेस, कोई भी नोबल गैस है, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सिंगल एटम के बेटा इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। तो बेटा इसमें जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में समा लेना मेरे बेटा। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस का सीवी होता है हमेशा 3/2r। ठीक है, कोई भी मोनो एटॉमिक गैस हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन। सीपी मेरे बेटा 5/2r, क्योंकि सीपी हमेशा सीवी से एक आर बड़ा होता है। तो ये 1.5r है, तो देखो ये 2.5r है। हाँ, ऐसी मेरे बेटा होती है डायटोमिक गैसेस। डायटोमिक गैसेस, ठीक है सर। तो डायटोमिक गैस जो दो एटम की, जैसे O2, N2, H2, तो ले बेटा इसका भी आपको अपनी दिमाग में रखना है। सीवी आता है इनका हमेशा 5/2r, ठीक है ना, एट नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर। और सीपी मेरे बेटा एक ज्यादा हो जाएगा 7/2r। ठीक है, तो ये मेरे बेटा वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है, मोनो एटॉमिक का सी, क्योंकि एडियाबैटिक करने में ये इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हीट कैपेसिटीज आ गई समझ में, ये रिलेशन समझ में आ गए। सीपी का मतलब क्या है, सीवी का मतलब क्या है, ठीक है सर समझ में आ चुका है। और एक चीज और याद रखना जीवन भर मेरे बेटा आपको, चलो अब मैं एक चीज बताता हूं। ये क्लियर हो गया, यहां तक देख लो बेटा, हीट कैपेसिटीज बिल्कुल क्लियर हो गई सारी, क्या डिफरेंस है, क्या मतलब है। ठीक है, अब मेरे बेटा, अब मैं आपको कराता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि बिना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जाने तो एडियाबैटिक वर्क बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो मैं कराता हूं, सब लोग अब ध्यान से देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है सर, क्या कहता है सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? अब इसको बहुत बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये एक तरीके से मेरे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। ये कहता है एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब नई एनर्जी हम बना नहीं सकते, पुरानी को खत्म नहीं कर सकते। मतलब यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। तो एक शब्द में अगर एक लाइन में बोले तो बेटा फर्स्ट लॉ यही है कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ओके, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, दिस इज फर्स्ट लॉ। और ये दुनिया में हमेशा एप्लीकेबल होता है ना। हाँ हाँ, चलो, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, ओके। अब सर इसको मैथमेटिकली समझाओ, तो बिल्कुल मत घबराना। ये मेरे बेटा एक सिलेंडर है, पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है सर, इसमें सर गैस है मान लो बंद। ठीक है सर, गैस बंद है।
अब मेरे बेटा इस सिस्टम हमारे लिए गैस है, क्योंकि इसको हम रीड कर रहे हैं, जिस चीज को भी हम पढ़ते हैं ऑब्जर्व करते हैं वो सिस्टम है। अब मेरे बेटा एक चीज बोलते हैं, मान लो सिस्टम है ये गैस। अब हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना, इंटरनल एनर्जी। सर ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है? अब इसको ध्यान से देखना, ये इतने सारे बेटा पार्टिकल हैं, हर पार्टिकल की कई प्रकार की एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, अरे बोलो ना पोटेंशियल एनर्जी, भांति भांति की एनर्जी है मेरे बेटा, थर्मल एनर्जी। हाँ सर। तो किसी भी सिस्टम में सारे पार्टिकल्स की सारी एनर्जीज का सम टोटल कर दो। जैसे इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो जितने भी पार्टिकल हैं सबकी काइनेटिक, सबकी रोटेशनल, वाइब्रेशनल, केमिकल, सारी प्रकार की एनर्जीज का सम, इसका मतलब है सम, ये वाला जो हम कर रहे हैं ना सम टोटल, सारे पार्टिकल की, है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सारी एनर्जीज का सम टोटल कर दो मेरे बेटा, तो मेरे बेटा वो कहलाएगी सिस्टम की टोटल एनर्जी। तो एक तरीके से तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है सर, जीवन भर याद रहेगा। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, मैं कहता हूं मेरी इंटरनल एनर्जी मतलब मेरी टोटल एनर्जी कितनी है, मेरे हर पार्टिकल की हर प्रकार की एनर्जीज का सम टोटल। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम। बहुत बढ़िया, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। कभी मेरे बेटा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि हर एक पार्टिकल की हर एक प्रकार की एनर्जी निकालना प्रैक्टिकली असंभव होता है, तो हम कभी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी नहीं बता सकते। बट यूजिंग फर्स्ट लॉ हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज निकाल सकते हैं, डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और बेटा ये मैंने आपको बताया था, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में दो ही मोड हैं जिनके जरिए एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, एक हीट एक वर्क। मान लो इसको मैंने, सराउंडिंग ने हीट दी Q और सराउंडिंग ने वर्क कर दिया सिस्टम पे W, तो मेरे बेटा सिस्टम को एनर्जी मिली कितनी, Q और W, तो सिस्टम की एनर्जी में चेंज हो जाएगा Q प्लस W। जीवन भर अपनी आत्मा में संभाला, ये मेरे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये फर्स्ट लॉ है, हमेशा वैलिड है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जो चीज डालने से, जो चीज करने से सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है उसका साइन पॉजिटिव लेंगे, और जो चीज करने से सिस्टम की एनर्जी घट रही है उसका साइन नेगेटिव। अगर हीट सिस्टम छोड़ता तो सिस्टम की एनर्जी घटती, तो उस केस में बेटा यहाँ पे हीट जो है, हीट लॉस को माइनस में ले लेते, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, अरे सिस्टम वर्क कर रहा है, अगर एक्सपेंशन सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, तो यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं वर्क का, पक्का। और एक चीज और याद रखनी है आपको, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। मतलब सर, स्टेट फंक्शन का मतलब होता है मेरे बेटा इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। अगर मान लो किसी प्रोसेस में, कोई प्रोसेस है, मान लो प्रेशर वॉल्यूम कर्व पे बना रहा हूं, आपने ध्यान से देखना, इस पॉइंट से आप शुरू हुए और ऐसे होते हुए मेरे बेटा आप वापस आ गए, ठीक है ना। तो इनिशियल फाइनल स्टेट अगर सेम है तो बेटा इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, और साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होएगा। इसको अपनी आत्मा में हमेशा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट, क्योंकि साइक्लिक में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो ओवरऑल कोई चेंज ही नहीं आया ना, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। हाँ, और इनिशियल फाइनल सेम है, और इसकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है डेल यू की वैल्यू। तो लो जी, इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, तो इंटरनल एनर्जी फाइनल और इनिशियल सेम है, तो ओवरऑल चेंज जीरो हो गया। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू विल ऑलवेज बी जीरो। तो स्टेट फंक्शन समझ में आया क्या होता है? कोई भी चीज जो डिपेंड करती है केवल और केवल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर, उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब सर ये क्यों कराया आपने? क्योंकि इसको कराने से ही मेरे बेटा, इसको कराने से ही आपको एडियाबैटिक वर्क हो सकता है। अब ध्यान से देखना, और एक चीज और बताता हूं डेल्टा यू के बारे में, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब मेरे बेटा आप मुझे बताना, इंटरनल एनर्जी चेंज का एक और फॉर्मूला है मेरे बेटा,
जीवन, एक तो डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू हो गया, हीट चेंज ऑफ सिस्टम और वर्क डन ऑन। एक और होता है मेरे बेटा किसी भी सिस्टम में, डेल्टा यू होता है एन सीवी डेल्टा टी, मतलब एन इज द नंबर ऑफ मोल, सीवी इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बता रखा है, मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 आर, डायटोमिक के लिए 5/2 आर, और डेल्टा टी होता है बेटा चेंज इन टेम्परेचर। बहुत बढ़िया, ये भी एक फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी निकालने का, अगर हीट चेंज और वर्क डन दिया हो, या फिर ये भी एक फॉर्मूला होता है हमेशा। तो बेटा इससे पता लग गया कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, अरे जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमेशा मेरे बेटा टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो बेटा टेम्परेचर में चेंज 0 होता है आइसोथर्मल में। तो लो जी, अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू विल ऑलवेज बी 0। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती मेरे बेटा। हाँ सर, सब कुछ दिख रहा है। अब चलो मैं, और बेटा एक चीज और हम समझ चुके हैं, क्या? इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब जिसमें इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, मान लो ये देखो, इसमें भी देखो मेरे बेटा इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, तो इसमें भी मेरे बेटा इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगा। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में ये सारे पॉइंट अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनना, अब मैं एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क निकालना सिखाता हूं। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है सर। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें कोई हीट चेंज नहीं हो रहा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, आपको मजा सा आ जाएगा अगले कुछ क्षणों के अंदर, ठीक है। हाँ, आपको पता है फर्स्ट लॉ तो हमेशा वैलिड है, इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हीट चेंज ऑफ सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। बट एडियाबैटिक में क्योंकि कोई हीट चेंज नहीं हो रहा है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, तो बेटा जी डेल्ट ये क्यू हो गया 0। तो बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क इज ऑलवेज डेल्टा यू के बराबर। जीवन भर याद रखना मेरे बेटा, बहुत बढ़िया। और डेल्टा यू का फॉर्मूला मैं अभी बता चुका हूं मेरे बेटा, एनसीवी डेल्टा टी होता है हमेशा। तो लो जी, डेल्टा यू, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में कभी भी वर्क निकालना है तो मेरे बेटा एनसीवी डेल्टा टी। तो टेम्परेचर चेंज एडियाबैटिक में होगा ही होगा, तभी तो वर्क हो रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता ही होता है। और जीवन भर याद रखना, जीवन भर याद रखना, अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है, मान लो ये प्रोसेस है ना, गैस बंद है, अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है तो सिस्टम का टेम्परेचर घटेगा मेरे बेटा हमेशा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर घटता है मेरे बेटा, क्यों वो भी समझा देता हूं, सुनो कैसे। आपका एक्सपेंशन है तो वर्क नेगेटिव, देखो आप देख रहे हो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क और डेल्टा यू का साइन सेम है। एक्सपेंशन कर रहे हैं अगर एडियाबैटिक, तो ये तो एडियाबैटिक के लिए वैलिड है ना ये तो। हाँ सर, क्योंकि क्यू 0 लिया है। अगर वर्क नेगेटिव तो इंटरनल एनर्जी चेंज में भी नेगेटिव आएगा। कोई भी चेंज नेगेटिव मतलब वो चीज घट रही है, तो वर्क नेगेटिव मतलब इंटरनल एनर्जी घटती है। और इंटरनल एनर्जी मेरे बेटा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है आइडियल गैसेस के लिए। अगर टेम्परेचर घटेगा सिस्टम की टोटल एनर्जी घटती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो क्योंकि एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव तो इंटरनल एनर्जी चेंज नेगेटिव, मतलब इंटरनल एनर्जी घट रही है, मतलब टेम्परेचर घटेगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर घटेगा। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन में आप लोग मुझे बताओ, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे को बताना है। एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है मेरे बच्चे, क्यों? कंप्रेशन करोगे यदि तो कंप्रेशन का वर्क केमिस्ट्री में पॉजिटिव, तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव होगा। इंटरनल एनर्जी चेंज पॉजिटिव, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में कभी भी वर्क निकालने के लिए आए, फॉर्मूला ये लगाओ, क्वेश्चन में एन मोल दिया होगा, सीवी, सीवी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ सर, और डेल्टा टी तो चेंज इन टेम्परेचर है ही सर। बहुत बढ़िया सर जी, आ गया सर समझ में। अब सर ये टेम्परेचर चेंज कैसे निकाला जाए? तो बेटा इसका भी वो है, ठीक है ना। टेम्परेचर चेंज कई बार ना फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया होता भाई। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला तो पता है,
एन सीवी डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। तो सब कुछ दिया होगा, एन मोल दिया होगा, मोनोएटॉमिक डायटोमिक का सीवी पता है, इनिशियल टेम्परेचर दिया होगा, फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया होगा मेरे बेटा। तो फाइनल टेम्परेचर निकालने का एक फॉर्मूला है, उसको अपनी आत्मा में संभालो। T2 इक्वल T1, ठीक है ना, T1 V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस वन। अरे गामा बताया था ना पॉइजन्स रेशियो। और सीवी अगर पता है किसी गैस का तो उसका, बेटा ये बताया था ना सीवी निकालने का, तो गामा माइनस वन किसी भी गैस का निकाल लेते हैं, आर बाय सीवी। हाँ सर बिल्कुल, इनिशियल वॉल्यूम दिया होगा, फाइनल वॉल्यूम दिया होगा, इनिशियल टेम्परेचर, गामा माइनस वन यहां से निकल जाएगा क्योंकि सीवी अपन को पता है। तो फाइनल टेम्परेचर एक बार आ जाएगा तो डायरेक्ट यहां पुट करना। कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस हो, आपको मेरे बेटा फॉर्मूला यही लगाना है मेरे बेटा, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में भी मेरा बच्चा वर्क निकाल लेगा ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मेरे बेटा सिस्टम, अब सुन लो। तो देखो तीनों प्रकार के एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और आपके आइसोबैरिक, सब में वर्क निकालना सिखा दिया। आइसोकोरिक में तो वर्क होता ही नहीं क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है मेरे बेटा, ठीक है। अब सब बच्चे अब ध्यान से देखना बेटा, एक छोटी सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे कभी कभी पूछ लेता है, सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो सुनो, सिस्टम भी मेरे बेटा 3 प्रकार का होता है। सिस्टम इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है मेरे बेटा ओपन सिस्टम, दूसरा होता है मेरे बेटा क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है सर, और तीसरा होता है मेरे बेटा आपका आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है सर। सर क्या फर्क है? तो कोई भी सिस्टम, अरे सिस्टम क्या होता है? जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता हो और मैटर भी एक्सचेंज करता हो, उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो एक्सचेंजेस, वो सिस्टम विच एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी एंड मैटर। जैसे मेरे बेटा समझ लो, अरे गरम चाय का कप है, खुला कप है, उसमें चाय है, तो एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग से, हाँ भाई हीट छोड़ रहा है, और वेपर भी जा रही है उसमें से निकल के सराउंडिंग में, तो मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है, एनर्जी भी, तो वो ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करता है, नॉट मैटर। एक्सचेंज इज एनर्जी नॉट मैटर। कैसा सर? अब इसको समझ लो। आपका मान लो बिल्कुल तुमने सील पैक कर दिया, एक बर्तन, एक पतीला है, पतीले को बिल्कुल सील पैक कर दो, गर्म पानी है उसमें, तो वो पानी ठंडा तो होगा, पतीले को सील पैक कर दिया, बट कोई वेपर बाहर नहीं जा रही, तो मैटर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो हाँ, अब आइसोलेटेड सिस्टम, नीदर मैटर नॉर एनर्जी, कोई भी एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ, नीदर मैटर नॉर एनर्जी इज एक्सचेंज। मेरे बेटा इसका नियरली परफेक्ट एग्जांपल है, नियरली परफेक्ट, थर्मस फ्लास्क, पूरा पैक करके गर्म चाय डाल के बेटा थर्मस में रख दो, बेटा कम से कम 12 घंटे तक तो ठंडी नहीं होती है ना, 10-12, तो शुरुआत में 2-3 घंटे तो वो एनर्जी ना के बराबर एक्सचेंज करती है। हाँ सर, और सील पैक्ड है यार थर्मस, तो मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता। तो नियरली परफेक्ट एग्जांपल है थर्मस फ्लास्क, ठीक है। इतना आ गया समझ में? और बेटा आप वर्क के तो सारे फॉर्मूले निकाल चुके हो, अब मैं आपको कराता हूं बेटा इसी का एप्लीकेशन फर्स्ट लॉ का, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो होता है बेटा थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री के भी सारे पॉइंट को एक बार देख लेते हैं अपन क्या होते हैं। मैं बस जल्दी से इसको शुरू करते हैं बेटा, थर्मोकेमिस्ट्री क्या है। तो बेटा जी अपन अब स्टार्ट करते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सब लोग अब ध्यान से देखना बेटा इस चीज को, ठीक है। तो चलो, तो थर्मोकेमिस्ट्री नाम से ही पता लग रहा है बेटा, थर्म माने हीट या एनर्जी के रूप में उसको यूज कर लेते हैं, केमिस्ट्री मतलब समहाउ केमिकल प्रोसेसेस से रिलेटेड। तो यस, केमिकल प्रोसेसेस के दौरान होने वाले एनर्जी चेंज की पढ़ाई को, ठीक है, अपन थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है सर। केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो हीट चेंज होते हैं उसकी पढ़ाई है ये। तो इट इज द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस या एनर्जी चेंज बोल लो, ठीक है ना, हीट और एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है सर।
अब इसमें क्या क्या जानना है, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। आपका किसी भी रिएक्शन के दौरान जो हीट है बेटा, वो दो कंडीशन में चेंज हो सकती है ना। कैसे कि आपने केमिकल रिएक्शन किस कंडीशन में कराया है। अगर मान लो आपने खुले बर्तन में केमिकल रिएक्शन कराया है, तो खुले बर्तन में मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो मतलब कांस्टेंट प्रेशर 1 एटीएम पे हो रहा है वो। भाई खुले बर्तन में कांस्टेंट प्रेशर रहता है। अगर आपने क्लोज रिजिड वेसल में कराया है रिएक्शन को, तो मेरे बेटा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है सर। कोई भी रिएक्शन हम दो तरीके से करा सकते हैं, या तो खुले बर्तन में कराओगे किसी रिएक्शन को, या क्लोज रिजिड वेसल में कराओगे। खुले बर्तन में अगर रिएक्शन हो रहा है तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, बंद बर्तन में रिएक्शन हो रहा है तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट चेंज होगा, याद रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम जो भी हीट चेंज करता है वो बेटा जी इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है। जीवन भर ध्यान रखना, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। बट अगर कांस्टेंट प्रेशर पे वो हीट चेंज कर रहा है, तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान रखना एक मैथमेटिकल टर्म आती है एंथैल्पी, उसको एच से दिखाते हैं। तो किसी भी सिस्टम में कुछ नहीं, मैथमेटिकल फंक्शन है एच। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कोई भी सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हीट दे रहा है या ले रहा है, वो देखा गया है इस मैथमेटिकल फंक्शन के बराबर होता है। और एच होता है मेरे बेटा एक मैथमेटिकल फंक्शन, जहां भी हमें यू प्लस पीवी दिखेगा, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब एंथैल्पी चेंज का होता है, एंथैल्पी का कोई मतलब नहीं है मेरे बेटा। ठीक है ना, एच को एंथैल्पी बोलते हैं। कोई आज के बाद पूछे व्हाट इज एंथैल्पी, कुछ नहीं, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जहां भी हमको u प्लस पीवी दिखेगा उसको मेरे बेटा अपन h लिख देंगे, है ना। हाँ, इसका कोई मतलब नहीं होता, h का एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है। जैसे मैं अभी कांस्टेंट प्रेशर पे हूँ, खुले में हूँ, मैं जितनी भी हीट दे रहा हूँ तो मैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज कर रहा हूँ ना, वही मेरा एंथैल्पी चेंज है। तो ध्यान रखना, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। तो क्वेश्चन में अगर पूछे कि कितनी हीट निकली या एब्जॉर्ब हुई, तो ये जरूर ध्यान से देखना वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछ रहा है हीट चेंज या कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है। ठीक है सर। तो इनमें कोई रिलेशन भी है क्या, मतलब सेम अलग अलग निकलती है क्या हीट? हाँ, सेम रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पे कराओगे तो देखा गया अलग हीट निकलती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराओगे तो देखा गया अलग हीट निकलती है। क्या रिलेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा, इसको ध्यान से देख लेना। रिलेशन बिटवीन, अब इस पर मेरे बेटा कई बार नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, दोनों का डिफरेंस पता है ना। दिस इज इक्वल टू हीट चेंज ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू हीट चेंज ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है सर। और इनके बीच का रिलेशन मेरे बेटा हमेशा आपको अपनी आत्मा में समा के रखना है। डेल्टा एच कांस्टेंट प्रेशर पे किसी सिस्टम का हीट चेंज इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी है। आर तो पता है सर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, डेल्टा एन जी क्या है, तो बिल्कुल मत घबराना, मैं डेल्टा एन जी बताता हूं आपको क्या है। नीट में कई बार क्वेश्चन आएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है ना, जैसे मान लो ये है, बहुत ध्यान से देखना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मान लो ऐसे हाफ O2 गैस, मान लो ये रिएक्शन दे दिया इसने, CO2 गैस। अब ये पूछ रहा है इसमें कौन ज्यादा होएगा। ठीक है ना, मान लो टी टेम्परेचर पे हो रहा है, किसी टेम्परेचर पे हो रहा है, हाँ, डेल्टा एच बड़ा है डेल्टा यू से, डेल्टा एच छोटा है डेल्टा यू से, या दोनों बराबर हैं, मतलब कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे सेम हीट निकलेगी, और डी नन। ऐसे क्वेश्चन बेटा कई बार आते हैं, तो घबराना नहीं है, रिलेशन ये लगाना है। डेल्टा एन जी क्या है, दिस इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मतलब चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली तो प्रोडक्ट है, तो बैलेंस इक्वेशन में फाइनली प्रोडक्ट में गैस के मोल देखो, एक ही मोल दिख रहा है गैस का, हाँ सर, तो प्रोडक्ट में गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल, सिर्फ गैस के मोल लेने हैं। अगर कोई सॉलिड या लिक्विड है तो उसको काउंट नहीं करना है, सिर्फ गैस लेनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो बेटा यहाँ गैस के मोल, ये गैस है 1 मोल और ये गैस है आधा मोल, तो ये 1.5 मोल हो गया, 1 और आधा 1.5। वाह,
तो डेल्टा एन जी आ गया, गैस के मोल में चेंज माइनस का 0.5। तो लो जी, इसमें क्या रिलेशन रहेगा, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू, डेल्टा एन जी हो गया माइनस का 0.5 आर टी। बहुत बढ़िया। तो डेल्टा यू में कुछ माइनस हो रहा है तो वो डेल्टा एच के बराबर हो रहा है, डेल्टा यू में कुछ माइनस हो रहा है तब वो डेल्टा एच के बराबर हो रहा है, मतलब डेल्टा यू बड़ा था, तो बी हैज टू बी द राइट आंसर। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? तो डेल्टा एन जी इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैसियस प्रोडक्ट लेने हैं बैलेंस इक्वेशन में, माइनस गैसियस रिएक्टेंट, सॉलिड या लिक्विड वाला काउंट नहीं करना है इसमें, अगर कोई आ जाए तो। पक्का? बहुत बढ़िया। उसके बाद मेरे बेटा एक चीज आती है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट मतलब किसी भी एलिमेंट की प्योर फॉर्म जो होती है, ठीक है ना। वैसे देखो एक चीज होती है एलोट्रॉप, जैसे कार्बन की बेटा 3 प्रकार की फॉर्म पाई जाती है, तीनों प्योर कार्बन है। कौन कौन? डायमंड प्योर कार्बन है, ग्रेफाइट प्योर कार्बन है, और बकमिंस्टर फुलरीन बक्की बॉल्स वो भी प्योर कार्बन है। तो इनको एलोट्रॉप बोलते हैं। एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा फॉर्म होती है प्रकृति में, ठीक है। बट इन तीनों में से हम किसी एक को ही स्टैंडर्ड स्टेट मानेंगे, और उसको स्टैंडर्ड स्टेट माना जाता है जो 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम पे मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है उस एलिमेंट की। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपके किसी भी एलिमेंट के कई सारे एलोट्रॉप मिलते हैं प्रकृति में, मतलब कई सारी फॉर्म है, बट उन सारी फॉर्म में से किसी एक फॉर्म को ही स्टैंडर्ड स्टेट मानते हैं, और उसको स्टैंडर्ड स्टेट मानते हैं जो 25 डिग्री 1 एटीएम पे सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है सर, क्लियर हो गया सर? अब जैसे जैसे तो ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड स्टेट दैट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, कई सारी फॉर्म होती है, कई सारे एलोट्रॉप होते हैं हर एलिमेंट के, कई एलिमेंट्स के, दैट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट which is most stable, which is most stable at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। बहुत बढ़िया। अब जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, कार्बन का बेटा डायमंड भी प्योर कार्बन है, ग्रेफाइट भी और फुलरीन भी, तो ग्रेफाइट को स्टैंडर्ड स्टेट माना गया है। सल्फर में मेरे बेटा रोम्बिक फॉर्म जो होती है उसको स्टैंडर्ड स्टेट माना गया है मेरे बेटा, रोम्बिक भी होती है, मोनोक्लिनिक भी होती है फॉर्म, तो रोम्बिक को इसमें स्टैंडर्ड स्टेट माना गया है। अब जैसे गैसेज है नॉर्मली, ऑक्सीजन तो प्योर O2 गैस, ऑक्सीजन 2 फॉर्म में रहता है प्रकृति, O2 और O3, बट O2 गैस को स्टैंडर्ड स्टेट माना गया है। नाइट्रोजन N2 गैस, हाइड्रोजन H2 गैस, ठीक है ना। हाँ, अब जैसे अब आ जाओ, क्लोरीन Cl2 गैस इज द स्टैंडर्ड स्टेट। ब्रोमीन में Br2 लिक्विड, क्योंकि ब्रोमीन लिक्विड गैस सॉलिड सब में रहता है, Br2 लिक्विड इज द स्टैंडर्ड स्टेट। आयोडीन में आयोडीन I2 सॉलिड इज द स्टैंडर्ड स्टेट। आयरन में तो सिंपल आयरन सॉलिड, सिल्वर में सिल्वर सॉलिड, ठीक है मेरे बेटा। तो ऐसी कॉपर में कॉपर सॉलिड, ये सब मेरे बेटा स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं। पक्का? ठीक है सर। अब इसमें बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंथैल्पीज होती हैं, अब उनको बेटा ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है मेरे बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, तो चलो इसको एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख लेते हैं। सुनना बेटा बहुत ध्यान से, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड के 1 मोल का बनना अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से। जैसे कि समझाता हूं मैं, मान लो CO2 का 1 मोल बन रहा है, ठीक है ना। अब यार करोड़ों रिएक्शन बना सकते हैं इसको, बट किसी भी रिएक्शन से नहीं, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है कार्बन ऑक्सीजन, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट से बनाओ इसको। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट है कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है सर। ऑक्सीजन है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है O2 गैस। तो बस किसी भी कंपाउंड के 1 मोल का बनना अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से, उस दौरान जो हीट निकलती है, मान लो 100 किलो जूल निकली, तो मैं बोलूंगा CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -100। अगर बेटा किसी रिएक्शन में हीट निकल रही है तो डेल्टा H उसका माइनस आएगा, एंथैल्पी चेंज। अगर हीट बाहर निकल रही है तो माइनस डेल्टा H, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा H प्लस होता है मेरे बेटा। पक्का? इसको याद रखना। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H नेगेटिव, अरे क्योंकि एनर्जी छोड़ रहा है तो सिस्टम की एनर्जी घट रही है, सिस्टम की हीट कम हो रही है, तो कोई भी चीज अगर कम होती है तो उसका चेंज नेगेटिव होता है। हाँ सर, अच्छे से समझ में आ गया। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है किसी भी कंपाउंड की एंथैल्पी, उसके 1 मोल के लिए ही डिफाइन है ये,
एक मोल के बनने पर कितना हीट चेंज हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर, इसीलिए इसकी यूनिट किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है ना। हाँ, और स्टैंडर्ड स्टेट से बनना चाहिए, तो उस रिएक्शन में जो उसके एक मोल के बनने पे जो हीट चेंज होगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है सर, समझ में आ गया। हर एलिमेंट का अलग अलग होता है, बट हाँ जो स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं उनका अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछूं, वैसे हर कंपाउंड का कुछ ना कुछ होता है, बट जो स्टैंडर्ड स्टेट है एलिमेंट की, तो मेरे बेटा उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लिया जाता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट्स इज टेकन टू बी 0। ठीक है ना, कोई भी जैसे कार्बन ग्रेफाइट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0, O2 गैस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0, है ना। हाँ, आयरन सॉलिड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन टू बी 0। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ में आ गया। ये मेरे बेटा डाटा दिया होता है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट मेरे बेटा इस पर आते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको डेल्टा एच रिएक्शन से, सबसे इंपॉर्टेंट यही है मेरे बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब सर ये क्या होता है, तो चलो मैं समझा देता हूं, ध्यान से देखना मेरे बेटा। किसी भी कंप्लीट रिएक्शन के दौरान टोटल कितनी हीट निकली, इसको मोल वोल से मतलब नहीं होता है, 1 मोल हो चाहे 50 मोल हो चाहे 100 मोल हो, टोटल रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हीट चेंज हुआ, वो होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बेटा इट इज द टोटल हीट चेंज, इट इज द टोटल हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। क्यों, क्योंकि एंथैल्पी चेंज है इसलिए एट कांस्टेंट, टोटल हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है सर, समझ में आया। कैसे निकालते हैं सर, क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब ध्यान से देखना। किसी भी रिएक्शन का अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो उस रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट होंगे, कुछ प्रोडक्ट होंगे, तो मेरे बेटा कुछ नहीं करना होता, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी सभी की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस का सम कर दो। ओके, क्वेश्चन में डाटा दिया होगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा एक, माइनस, उसमें से माइनस कर दो समेशन ऑफ जितने भी रिएक्टेंट हैं सबके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस का सम कर दो। लो, इससे मेरे बेटा हम किसी भी रिएक्शन में कंप्लीट टोटल हीट चेंज कितना होगा, और ये किलो जूल में आता है बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि किसी मोल वोल के लिए डिफाइंड नहीं है। तो बेटा किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डाटा दिया हुआ है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, तो आप यहां से नहीं, पर ध्यान रखना कोई भी अगर स्टैंडर्ड स्टेट आ गया किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, तो स्टैंडर्ड स्टेट का तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देने की जरूरत ही नहीं, वो 0 माना जाता है। हाँ सर, अब सर क्वेश्चन कैसे आएगा, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन ऐसे आएगा मेरे बेटा कि भाई फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दे दिया इन्होंने, मान लो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कुछ डाटा दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, या फिर चलो मैं क्वेश्चन दूसरा लिखवा देता हूं, क्वेश्चन दूसरा लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, मान लो H2 गैस प्लस Br2 लिक्विड, ठीक है ना, Br2 लिक्विड दे रहा है 2HBr गैस। ठीक है, अब इसमें कुछ डाटा दे रखा है इन्होंने, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr दे रखा है मान लो -100 किलो जूल पर मोल, 1 मोल के लिए होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कह रहा है इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो, तो घबराओ मत, बड़ा आसान है मेरे बेटा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमको पता है कैसे निकालते हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सम करो, उसको जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो। वाह सर जी वाह। अब देखो मेरे बेटा बहुत ध्यान से देखना, प्रोडक्ट 2 मोल है, 2 मोल HBr का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है -100, बड़े तो 1 मोल के लिए है, 1 मोल के लिए -100, 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए आप क्या करोगे -100 × 2, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डाटा 1 मोल के लिए होता है, यहां बैलेंस में 2 मोल है तो -100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हाइड्रोजन का ये स्टैंडर्ड स्टेट है तो इसका जीरो हो गया। ब्रोमीन का स्टैंडर्ड स्टेट Br2 लिक्विड होता है तो ये भी जीरो हो गया। लो जी, इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -200 किलो जूल होगा। वाह, कितना आसान है बस भाई, क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट है। स्टैंडर्ड स्टेट का तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो लेते हैं बेटा। बहुत बढ़िया, तो मेरे बच्चे को अच्छे से आ गए यहां तक, शाबाश। अब इसके बाद मेरे बेटा आता है आपका हेस लॉ। वैसे ऐसी होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, चलो बता देता हूं, बहुत ही टुच्चा है वो भी मेरे बेटा। कंबशन का मतलब होता है, कंबशन का मतलब होता है मेरे बेटा ऑक्सीजन से रिएक्शन। कोई भी चीज का जब एक मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कितनी हीट निकलती है एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें हीट हमेशा इवॉल्व होगी। इट इज द, तो हमेशा नेगेटिव होगा बेटा एंथैल्पी चेंज, क्योंकि हीट निकल रही है तो एंथैल्पी चेंज हमेशा नेगेटिव। इट इज द हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, एक मोल सब्सटेंस जब कंप्लीटली ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब ही होता है जलना। इट इज द हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंप्लीटली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, तो ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है मेरे बेटा, ठीक है। हाँ, तो इसमें कंबशन का रिएक्शन लिख लेंगे और फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे उसी से, फॉर्मूले से जो पिछली उसमें कराया स्लाइड में, तो वही एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो जाएगा मेरे बेटा। हाँ, फिर होता है मेरे बेटा, ऐसे ही होता है एंथैल्पी ऑफ, ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। सब्लिमेशन होता है जब भी कोई एक मोल सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ओ गैस में कन्वर्ट होगा। एक मोल सॉलिड जब भी मेरे बेटा गैस में कन्वर्ट होगा तो जो हीट चेंज होगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये भी एक मोल के लिए है, किलो जूल पर मोल। ये भी एक मोल के लिए डिफाइन होता है, इसकी भी यूनिट। अब ऐसी होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, जब कोई एक मोल लिक्विड, वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं, गैस को, जब कोई एक मोल लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें जो हीट चेंज होता है मेरे बेटा उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना मेरे बेटा। बहुत बढ़िया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मेरे बेटा इसमें आता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सुनो सुनो सुनो, ये थोड़ा सा मेरे बेटा इंपॉर्टेंट होता है, इसको सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन होता है मेरे बेटा जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं, बेस वो होते हैं जो OH- देते हैं। तो जब एक मोल H+, उससे मतलब नहीं है कौन सा एसिड है कौन सा बेस से आया, जब एक मोल H+ एक मोल OH- से रिएक्ट करता है तो मेरे बेटा ऑब्वियस है H2O बनेगा, और उसमें जो हीट निकलती है उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और मेरे बेटा देखा गया है जब भी एक मोल H+ एक मोल OH- से रिएक्ट, तो आज के बाद ध्यान रखना, तो मेरे बेटा ये निकलती है 57.3 किलो जूल हीट। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दुनिया के किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लेना, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -57.3। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि निकलती है इसमें हमेशा हीट। दुनिया में कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो उसकी मेरे बेटा -57, एनी स्ट्रॉन्ग एसिड एनी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है सर। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का बेटा अगर आप करते हो न्यूट्रलाइजेशन तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा -57.3 किलो जूल पर मोल ही आएगी। परंतु अगर कोई वीक एसिड ले लिया हमने या वीक बेस ले लिया, वीक एसिड और वीक बेस, तो मेरे बेटा वीक एसिड वीक बेस अपने से तो टूट के रहता नहीं। हाँ हाँ सर, अपने से तो डिसोसिएट नहीं करेगा। जैसे मान लो एसिटिक एसिड है ना, और NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेटा सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा ही बनेगा। हाँ सर, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। अब इसमें क्या होता है, अल्टीमेटली टूटेगा एसीटेट और H+ देगा, ये OH- देगा, तो H+ OH- एक मोल रिएक्ट कर जाएंगे। 57.3 ही निकली होगी, बट उसमें से कुछ कुछ हीट
इस वीक एसिड के डिसोसिएशन में यूज हो जाती है, क्योंकि अपने से टूट के नहीं रहता। सम हीट इज यूज्ड फॉर डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके सर जी, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड। पक्का अपने से पूरा नहीं टूट रहा था, तो निकली 57.3 ही होगी, 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस के रिएक्शन से। बट उसमें से मान लो 7.3 किलो जूल अगर इसके डिसोसिएट करने में यूज हो गई, तो आपको 57.3 में से 7.3 मान लिया इसके डिसोसिएशन में यूज हो गई, तो आपको तो 50 ही निकलती हुई दिखेगी। हाँ, तो इसीलिए अगर वीक एसिड या वीक बेस इन्वॉल्व होता है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.3 से कम दिखता है आपको, है ना, इज लेसर देन। हाँ, फिर हीट कम निकलेगी 57.3 से, इज लेसर देन 57.3 किलो जूल पर मोल। और 57.3 से जितनी कम हो जाएगी, समझ जा, उतनी हीट वीक एसिड या वीक बेस के डिसोसिएशन में यूज हो गई है मेरे बेटा। तो यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है जो आपको याद रखना है, ठीक है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.3 आएगा। मतलब जब भी 1 मोल H प्लस 1 मोल OH से रिएक्ट करता है तो इतनी हीट निकलती है। तो जब वीक एसिड या वीक बेस लिया तो उसमें भी 1 मोल H प्लस 1 मोल OH से रिएक्ट कर जाएगा, हीट 57.3 ही निकली होगी। परंतु होता क्या है, कुछ हीट वीक एसिड या वीक बेस के डिसोसिएशन में यूज हो गई है, तो इसलिए 57.3 से कम निकलती हुई दिखेगी बाहर हमें हीट, ठीक है। अब मान लो मैं कहता हूं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अगर मान लो मैं बोला इसका 55 किलो जूल पर मोल है, तो बताओ डिसोसिएशन में कितनी यूज हो गई होगी। 57.3 में से 55 घटा दो तो 2.3, तो 2.3 किलो जूल इसके डिसोसिएशन में यूज हुई है। जितनी हीट डिसोसिएशन में लग जाएगी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उतना कम आ जाएगा 57.3 से, अगर कोई वीक एसिड या वीक बेस इन्वॉल्व है तो। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। फिर मेरे बेटा इसमें आता है आपका हेस लॉ। हेस लॉ, तो हेस लॉ क्या होता है अब मैं समझा देता हूं। हेस लॉ मेरे बेटा जी ये कहता है, हेस लॉ ये कहता है मेरे बेटा कि रिएक्शन को तुम एक स्टेप में कराओ या मल्टीपल स्टेप में कराओ, अगर नेट रिएक्शन सेम आ रहा है तो एंथैल्पी चेंज सेम ही आएगा मेरे बेटा। तुम चाहे उसको एक सिंगल स्टेप में करा लो या 3 स्टेप में करके वही प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है ना, उन्हीं रिएक्टेंट से, एंथैल्पी चेंज सेम ही आएगा मेरे बेटा। अब इसको समझाते हैं हम, लिखने से ज्यादा बेटर है मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। सुनो बेटा, एक रिएक्शन है, मान लो सी सॉलिड, ठीक है सर, हाफ O2 गैस, बहुत ध्यान से देखना, दे रहा है CO गैस, और मान लो इसमें एंथैल्पी चेंज है मेरे बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -X किलो जूल, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन है CO गैस को हाफ O2 से रिएक्ट कराया और ये दे रहा है मेरे बेटा CO2 गैस, और मान लो ये अलग रिएक्शन है, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गया -Y किलो जूल, ठीक है। अब मेरे बेटा मैं एक काम करता हूं, दोनों रिएक्शंस को ऐड करो। रिएक्शन बिल्कुल वैसे ऐड होते हैं जैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस ऐड होती हैं, और ये तीर का साइन इक्वल की तरह ट्रीट करो, जैसे मैथ्स में इक्वल वाला साइन। तो ठीक है, ऐड किया तो बेटा CO CO अपोजिट साइड था, कट गया, हाँ सर, तो यहाँ बच गया कार्बन सॉलिड, और ये ऐड किया है हाफ O2 एक O2, हाँ सर, और ये इधर बच गया है बेटा CO2 गैस। और अगर रिएक्शंस को ऐड किया है तो इनकी एंथैल्पीज को भी बेटा ऐड कर दिया, हाँ ठीक है सर, -X -Y किलो जूल हो गया, मतलब माइनस कॉमन ले लिया X प्लस, हाँ सर, तो इस नेट रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज इतना आया। तो मेरे बेटा साइंटिस्ट लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने क्या देखा कि तुम इनको बेटा 2 स्टेप में करके नेट रिएक्शन ये लाए, अल्टीमेटली तो कार्बन ऑक्सीजन से CO2 बन गया पहले स्टेप में, तो 2 स्टेप में हमने ये रिएक्शन कराया, नेट रिएक्शन ये हो गया, ठीक है। तो पहले में स्टेप में निकली X किलो जूल, दूसरे में निकली Y, तो टोटल X प्लस Y निकल गई। तो ये हैरान हो गए, इन्होंने देखा अगर इसको हम डायरेक्ट सिंगल स्टेप में भी कराते तब भी हीट चेंज इतना ही आ रहा था। तो कहने का मतलब तुम किसी रिएक्शन को एक स्टेप में डायरेक्ट कराओ या मल्टीपल स्टेप में कराओ, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज मेरे बेटा सेम ही आएगा। इसका एप्लीकेशन ये है,
अगर कोई दो रिएक्शन दे रखे हैं, उनका एंथैल्पी चेंज दे रखा है, तो किसी तीसरे रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। एक और मैं मेरे बेटा क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। एक रिएक्शन है कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2, मान लो दे रहा है CO2 गैस, ठीक है सर। इसका एंथैल्पी चेंज है मान लो मेरे बेटा -50 किलो जूल इस रिएक्शन में। दूसरा रिएक्शन दे रखा है कार्बन डायमंड प्लस O2, डायमंड को भी जलाओगे तो CO2 गैस बन के खत्म हो जाएगा बेटा पूरा। हाँ, और इसका एंथैल्पी चेंज दे रखा है मान लो -80 किलो जूल, ठीक है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर ग्रेफाइट का कन्वर्जन इनटू डायमंड। तो हेस लॉ का मेन एप्लीकेशन यही है, कोई दो रिएक्शन दिए होंगे तो उससे तीसरे का एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। हेस लॉ से हमें पता है कि इस रिएक्शन को चाहे तुम डायरेक्ट एक स्टेप में कराते या मल्टीपल स्टेप में कराओ, ओवरऑल हीट चेंज सेम ही आता है। हाँ, हेस लॉ यही कहता है। हाँ, तो चलो कैसे करना है, तो जो गिवन है बेटा उन रिएक्शंस को ऐसे जमा घटा करो ताकि नेट रिएक्शन ये आ जाए, ठीक है। तो फिर वही बात हो गई, तुम चाहे इसको डायरेक्ट कराओ एक स्टेप में या मल्टीपल स्टेप में कराओ, एंथैल्पी चेंज सेम आएगा। तो ये रिएक्शन कैसे ला सकते हैं, तो दिमाग लगाया, ऊपर वाले को माइनस कर दो, ऊपर वाले रिएक्शन को, ठीक है सर। O2 से O2 गया प्लस माइनस, CO2 से CO2 गया प्लस माइनस, और ये भी बेटा अगर रिएक्शन को माइनस किया है तो एंथैल्पी भी माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -50 थी वो +50 हो गई। हाँ, अब ये देखो, तो अब मेरे बेटा बहुत ध्यान से, या फिर ऊपर वाले को मत करो ना, क्योंकि ग्रेफाइट इधर रखना है, तो नीचे वाले को कर दो, क्योंकि ग्रेफाइट को इधर ही रखना है, डायमंड को उधर भेजना है, तो नीचे वाले को माइनस किया, तो ये माइनस माइनस +80 हो जाएगा, तो O2 कट गया CO2, तो कार्बन ग्रेफाइट प्लस का यही रह गया। ये मेरे बेटा माइनस का कार्बन डायमंड है, उधर जाके प्लस का हो गया, बहुत बढ़िया। और मेरे बेटा रिएक्शंस को माइनस किया था तो उनकी एंथैल्पीज को भी माइनस कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो ये बेटा +80 -50, तो प्लस का 30 आ गया। तो लो मेरे बेटा, इसको अगर डायरेक्ट भी कराते तो भी एंथैल्पी चेंज उतना ही आता, अगर डायरेक्ट कराते तो भी एंथैल्पी चेंज उतना ही आता जितना दो स्टेप में कराने से आया है। तो लो जी, तो ये एप्लीकेशन है हेस लॉ का, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया मेरे शेरों। अब मेरे बेटा जी इसकी लास्ट चीज अपन लोग करते हैं, है ना, थर्मो, ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री का एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं उसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इस पर भी मेरे बेटा क्वेश्चन आता है, या बॉन्ड एनर्जी। बेटा ये होती है एक मोल बॉन्ड अगर अपनी गैसियस स्टेट में है, ध्यान रखना गैसियस स्टेट में होना चाहिए। मान लो कोई सॉलिड है, अगर उसको तुम एनर्जी दोगे तो वो पहले एनर्जी को यूज कर लेगा लिक्विड में कन्वर्ट होने में, पिघलने में, फिर लिक्विड को एनर्जी दोगे तो वो गैस में कन्वर्ट होने में यूज करेगा, बॉन्ड तोड़ने में यूज नहीं करेगा। तो सुनो, एक मोल बॉन्ड अगर अपनी गैसियस स्टेट में है तो उसको होमोलिटिकली तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है तो उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हर बॉन्ड की अपनी कुछ ना कुछ बॉन्ड एनर्जी होती है मेरे बेटा। तो बॉन्ड एनर्जी डाटा से अगर आपको कभी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मेरे बेटा हमेशा ध्यान रखना, बॉन्ड एनर्जी डाटा दिया होगा, एक रिएक्शन दिया होगा, उसमें सभी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी डाटा दिया होगा, तो कुछ नहीं करना है, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से भी निकलता था, उसमें पहले प्रोडक्ट आते थे, बट बॉन्ड एनर्जी वाले केस में पहले रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जी सबकी सम कर देते हैं, माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके सर जी, बॉन्ड एनर्जी में अच्छा उल्टा हो जाता है, हाँ सर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम इससे भी निकाल सकते हैं। अब कैसे, चलो मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा मेरे बेटा, मजा सा आ जाएगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझाने में मजा आएगा इसमें, ठीक है। हाँ, ये है मान लो रिएक्शन एक ये दिया हुआ है, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, हाँ सर, गिविंग 2HCl गैस, ठीक है सर। और मेरे बेटा अब इसने कुछ डाटा दिया हुआ है, ऐसे एप्सिलॉन मतलब ये आपका बॉन्ड एनर्जी डाटा, HH की दे दी मान लो 100 किलो जूल पर मोल, बॉन्ड एनर्जी एक मोल के लिए डिफाइंड होती है भाई, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में होमोलिटिकली, जब वो गैसियस फेज में हो
तो जो एनर्जी लगती है वो बॉन्ड एनर्जी। फिर Cl बॉन्ड की दे दी इसने, मान लो 60 किलो जूल पर मोल, और बेटा HCl बॉन्ड की दे दी बॉन्ड एनर्जी, है ना, मान लो 80 किलो जूल पर मोल। अब आपको कह रहा है कैलकुलेट इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताना है आपको। बड़ा आसान है जी, लगाओ डाटा। इसमें बेटा बट करना क्या होता है ना, पहले स्ट्रक्चर को खोलना पड़ता है, तभी तो पता लगेगा एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है। तो इसको खोला तो एक मॉलिक्यूल में एक एच बॉन्ड है, एक Cl2 में एक Cl बॉन्ड है, HCl में तो एक HCl में एक है, तो दो में दो होगा। तो लो जी आ गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एक मोल H2 में एक मोल HH बॉन्ड, एक मोल HH बॉन्ड की एनर्जी 100, फिर एक मोल Cl2 में एक मोल Cl बॉन्ड, उसकी बॉन्ड एनर्जी 60, माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। यहां 2 मोल HCl है, एक HCl में एक मोल बॉन्ड है, एक मोल HCl में, अरे एक HCl में एक बॉन्ड है HCl का, तो 2 HCl में 2 बॉन्ड होंगे, 2 मोल, तो बेटा वो 80 था, बट 2 मोल है यहाँ पे ये बॉन्ड, तो 2 से करना पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड एनर्जी 1 मोल के लिए है, इस चीज को ध्यान रखना। तो लो जी ये आ गया 160 माइनस 160, तो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ 0 हो गया। बट आज के बाद आई थिंक तो एक खोल के देखना पड़ता है बेटा स्ट्रक्चर को, फिर उसी से पता लगेगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है, तो उतने ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बॉन्ड एनर्जी को। जैसे यहाँ देखो 2 मोल HCl में 2 मोल HCl बॉन्ड होंगे, तो यहाँ पे 1 मोल HCl बॉन्ड की 80 थी, तो 2 मोल है तो 2 से गुणा किया, पक्का। तो बॉन्ड एनर्जी डाटा से भी मेरा बच्चा क्वेश्चन कर लेगा। और इसी के साथ अब हमारी थर्मोकेमिस्ट्री भी शुरू हुई। अब मेरे बेटा मैं अपने, मतलब शुरू नहीं हुई ठीक है, तो देखो बेटा शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम जितना भी कर सकते हैं शॉर्टेस्ट तो हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें बस एक चीज बाकी है मेरे बेटा, और वो है आपकी एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी। क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपके अगले 15 मिनट में आप लोगों को और परफेक्ट करता हूं मेरे बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखना मेरे बच्चे, ठीक है। चलो मैं इसको आपके लिए कर देता हूं बेटा, ठीक है ना। हाँ बस जल्दी से इसको अपन, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपन लोग एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है उसको मेरे बच्चे बहुत ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है। पूरा फोकस यही रखो, फोकस गायब नहीं होना चाहिए। तो बेटा जी अब अपन शुरू करते हैं आपका एंट्रोपी क्या होता है, क्योंकि एंट्रोपी को देख के आप लोगों को बेटा बहुत डर लगता है, बट उससे पहले मैं कुछ छोटे बेटा कंसेप्चुअल चीज अपने बच्चों को बताता हूं, ठीक है। सबसे पहली आती है बात बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का क्या मतलब है, तो बेटा समझते चलो स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस है बेटा जो प्रकृति में अपने आप हो रहा है, या तो जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरना, हाँ सर, जो प्रकृति में अपने आप हो रहा है, या एक बार आप स्टार्ट करा दो उसके बाद अपने आप चलता रहे, ऐसे हर प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ठीक है सर, एनी प्रोसेस विच अकर्स ऑन इट्स ओन, विच अकर्स ऑन इट्स ओन, ठीक है, जो अपने आप हो रहा है, और कीप्स ऑन अकरिंग, कीप्स ऑन अकरिंग मतलब होता रहता है, इफ वंस इनिशिएटेड, कीप्स ऑन अकरिंग इफ वंस इनिशिएटेड। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। तो बेटा साइंटिस्ट लोगों ने, अब मन में यही डाउट था कि कुछ ही प्रोसेस क्यों होते हैं जो प्रकृति में अपने आप होते हैं, मतलब पानी अपने आप ऊपर से नीचे ही क्यों आता है, हीट हमेशा गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में ही अपने आप क्यों जाती है, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, ठीक है। तो बेटा इन्होंने इसके पीछे फैक्टर देखना चाहा, क्या रीजन है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, उसकी रिवर्स डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं होता। पानी अपने आप ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है स्पॉन्टेनियसली, नीचे से ऊपर क्यों नहीं चला जाता अपने आप। तो इन्होंने देखा इसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला मेरे बेटा इन्होंने कारण देखा एनर्जी फैक्टर। इन्होंने ये देखा कि जिस डायरेक्शन में जाने से सिस्टम की एनर्जी घट रही है, सिस्टम उस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियसली जाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर अपने आप नीचे आया ना, क्यों, क्योंकि जब ऊपर था तो इसकी एनर्जी ज्यादा थी, जब नीचे आया तो इसकी एनर्जी मेरे बेटा कम हो गई। तो सिस्टम उसी डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियसली जाना चाहता है।
जिस डायरेक्शन में जाने से सिस्टम की एनर्जी घट रही है। तो ये एक इन्होंने बहुत बड़ा फैक्टर देखा। ठीक है, सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी। ठीक है भाई, सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा फैक्टर इन्होंने देखा। दूसरा फैक्टर क्या देखा मेरे बेटा? दूसरा फैक्टर, अब देखो, अब ठीक है भाई, बाकी दुनिया के ज्यादातर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन्होंने देखा एक्सोथर्मिक थे, मतलब जिसमें सिस्टम एनर्जी छोड़ रहा था, मतलब सिस्टम की एनर्जी घट रही थी। हाँ, एक्सोथर्मिक थे, सही बात है, होने भी चाहिए। बट इवेपोरेशन देखो, एक्सेप्शन देखा इन्होंने एक, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है? H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट होता है। हाँ सर, बट मेरे बेटा इसमें तो लिक्विड एनर्जी लेता है तब गैस में कन्वर्ट होता है, बट प्रकृति में अपने आप हो रहा है इवेपोरेशन। हाँ, अरे हो नहीं रहा? आपके घर में आपकी जो नदी है, नदियों में इवेपोरेशन हो रहा है ना, प्रकृति में अपने आप हो रहा है। बट ये तो एनर्जी ले रहा है, सिस्टम एनर्जी ले रहा है, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, तो इस डायरेक्शन में ये स्पॉन्टेनियस होता है, ये हमें पता है। बट इससे तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है सर, फिर तो ये बात गलत हो गई। इन्होंने बोला नहीं नहीं, गलत नहीं है, ये इक्के दुक्के एक्सेप्शन आ रहे हैं उस दूसरे फैक्टर की वजह से। तो इन्होंने दूसरा फैक्टर जो देखा वो था एंट्रोपी फैक्टर है। ये क्या होता है सर? इन्होंने इसका रीजन ये दिया कि सही बात है, इधर जाने से, इवेपोरेशन होने से सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि लिक्विड एनर्जी लेगा तो गैस में कन्वर्ट होगा। सही बात है, एनर्जी बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर इट शुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस। बट इसने बोला कि एक दूसरा फैक्टर होता है, सिस्टम उस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियसली जाता है जिस डायरेक्शन में जाने से उसमें डिसऑर्डर बढ़ रहा है। हाँ, उसी को इन्होंने बोला एंट्रोपी फैक्टर। मतलब सिस्टम ट्राइज टू मैक्सिमाइज इट्स डिसऑर्डर, रैंडमनेस को बढ़ाना चाहता है। सिस्टम ट्राइज टू मैक्सिमाइज, सिस्टम ट्राइज टू मैक्सिमाइज इट्स डिसऑर्डर या रैंडमनेस। ठीक है ना? हाँ, तो देखो फिर वो चीज एक्सप्लेन हो गई कि ठीक है, एनर्जी फैक्टर इसको फेवर नहीं कर रहा, बट लिक्विड में H2O में अट्रैक्शन ज्यादा थे, थोड़ा सा ऑर्डर था। बट जब वो गैस में कन्वर्ट हुआ, अट्रैक्शन कम हो गया H2O में, तो रैंडम हो गए पार्टिकल, तो इधर जाने से रैंडमनेस बढ़ रही है। तो एनर्जी फैक्टर को एंट्रोपी फैक्टर इस केस में डोमिनेट कर गया है। तो यस, तो ये दो फैक्टर होते हैं जो मेरे बेटा स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करते हैं। फिर मन में क्वेश्चन आया, सर ये एंट्रोपी क्या है? तो चलो एंट्रोपी के बारे में मेरे बेटा मैं सब कुछ बता देता हूं आपको। एंट्रोपी मेरे बेटा इज अ डिग्री ऑफ, इसको एस से दिखाते हैं, वैसे ये मैथमेटिकल फंक्शन है। शुरू में जब लिया गया था बेटा इसका कोई मतलब नहीं था, इट वॉज अ मैथमेटिकल फंक्शन। जहां भी इनको डी क्यू रिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल हीट चेंज बाय टी, जहां भी ये मैथमेटिकल फंक्शन दिखा था उसको इन्होंने एंट्रोपी चेंज बोल दिया था। शुरू में इसका कोई मतलब नहीं था, इट वॉज अ मैथमेटिकल फंक्शन। जहां भी हमें डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी दिखेगा, कंबाइंड फंक्शन है, अलग अलग नहीं है मेरे बेटा, ठीक है ना, डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। हाँ, तो वहां पे इन्होंने डीएस लिख दिया। बट बेटा आगे चल के इससे प्रूव हुआ कि ये सिस्टम में डिसऑर्डर दिखाता है, जितना ज्यादा एंट्रोपी का वैल्यू होएगा सिस्टम में उतनी डिसऑर्डर हो गया। ओहो, इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। ओके जी, ठीक है सर, आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, एंट्रोपी क्या है? इट इज ये डिसऑर्डर नापता है मेरे बेटा। मोर द डिसऑर्डर किसी सिस्टम में, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी देखा गया उतनी ज्यादा होती है। ठीक है ना? मोर द डिसऑर्डर, मोर द डिसऑर्डर, मोर इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, मोर इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। अगर सिस्टम में बेटा डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो देखा गया उसकी एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ती है मेरे बेटा। ठीक है, बिल्कुल। अब सर किसी भी सिस्टम में एंट्रोपी चेंज कैसे निकालें? इसका भी बड़ा आसान होता है मेरे बेटा तरीका। आप एक चीज याद रखना, अगर किसी प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज मेरे बेटा एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, इस फॉर्मूले को अपनी आत्मा में समा लेना। इससे ज्यादातर प्रोसेस में मेरे बेटा सिस्टम का एंट्रोपी चेंज आ जाता है मेरे बेटा। इसको जीवन भर के लिए अपनी आत्मा में समा लो।
अगर किसी प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज इससे निकाल सकते हैं। ठीक है सर, अगर दोनों चेंज हो रहे हैं वॉल्यूम टेम्परेचर। बट मैं कह रहा हूं आइसोथर्मल में एंट्रोपी चेंज निकालना है, आइसोथर्मल में एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर? बहुत आसान है मेरे बेटा। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट T1 T2 बराबर, तो ये हो गया बराबर कट गया, तो log 1 तो जीरो होता है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी फिर। हाँ सर, तो लो जी, आइसोथर्मल के लिए एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम बचेगा NRLN V2/V1। ओ सर जी, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका और एक और होता है, अगर प्रेशर टेम्परेचर चेंज दिया हो तब भी मेरे बेटा हम निकाल सकते हैं, वो होता है NCPLN T2/T1 प्लस NRLN P1/P2। अगर प्रेशर टेम्परेचर चेंज दिया है तो मेरे बेटा इस फॉर्मूले से हम एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम निकाल सकते हैं। लो, इससे और निकल गया। मैं आपको कहता हूं कि आइसोबैरिक में निकालो एंट्रोपी चेंज। आइसोबैरिक में प्रेशर सेम, P1 P2 बराबर रहेगा आइसोबैरिक में, तो log 1 जीरो, ये जीरो हो गया। तो आइसोबैरिक में एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम NCPLN T2/T1। पक्का? तो मेरे बेटा कोई भी इस पे मैथमेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, मतलब समझ में आ गया क्या दिखाता है, तो हम इन फॉर्मूलों से किसी भी प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम निकाल सकते हैं। एक चीज बस और बता देता हूं मैं आपको, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है कहीं तो उसमें वो आइसो एंट्रोपिक होता है। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में मेरे बेटा ना सिस्टम की एंट्रोपी चेंज होती है ना, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज जीरो, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग इज ऑल्सो जीरो, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज ऑल्सो जीरो। बहुत बढ़िया। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस को अपन आइसो एंट्रोपिक, मतलब एंट्रोपी सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती, आइसो एंट्रोपिक भी बोलते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है सर, आ गया सर समझ में? एंट्रोपी क्या है, कैसे किसी भी प्रोसेस में फॉर्मूला निकालना है तो निकाल सकते हैं यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज। अब भाई, अब अगली जो लास्ट चीज आती है मेरे बेटा हमारी इस चैप्टर में, वो है गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये गिब्स फ्री एनर्जी है क्या? अब सुनते जाना। मैंने अभी आपको इसको जी से दिखाते हैं बेटा, इसका एप्लीकेशन समझ लेना सारे बच्चे। ठीक है, हाँ, इसका एप्लीकेशन समझ लेना मेरे बेटा सभी लोग। ठीक है भैया, अभी मैंने आप लोगों को बताया था स्पॉन्टेनिटी को दो फैक्टर डिसाइड करते हैं, एनर्जी फैक्टर मतलब जिसको एंथैल्पी फैक्टर भी बोलते हैं, और बेटा एंट्रोपी फैक्टर जिसको बेटा, है ना, एंट्रोपी फैक्टर तो एंट्रोपी फैक्टर है। तो दो फैक्टर स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करते हैं, डेल्टा एच और डेल्टा एस। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस 100% होगा अगर दोनों फैक्टर फेवर करते हैं, मतलब एनर्जी घटनी चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। तो मेरे बेटा हम इन दोनों फैक्टर को मिलाकर एक कॉमन चीज पे लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। पहले मैं गिब्स फ्री एनर्जी बताता हूं क्या है बेटा। ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जहां भी हमें H माइनस TS दिखेगा हम उसको G लिख देंगे। शुरू में इसका कोई मतलब नहीं था। एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आ जाता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है सर, ये दिमाग में रहेगा। बट इसका मतलब क्या है? तो बेटा इसका मतलब होता है कोई भी सिस्टम जितना भी नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क करेगा, मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क के अलावा कोई भी वर्क करेगा, लाइक इलेक्ट्रिकल वर्क, मतलब वो प्रेशर वॉल्यूम वाला जो पिस्टन वाला मैंने सिखाया है, उसके अलावा सिस्टम में जो भी वर्क होगा वो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बराबर होता है। तो इसलिए बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज द एनर्जी विच इज यूज्ड टू डू यूजफुल वर्क। अरे यूजफुल वर्क का मतलब नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, लाइक इलेक्ट्रिकल वर्क। पक्का? ठीक है सर। अब इसका सबसे बड़ा मेरे बेटा जो एप्लीकेशन है, ये स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने में हेल्प करता है। स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने वाले जो दो फैक्टर हैं, एंथैल्पी फैक्टर और एंट्रोपी फैक्टर को कंबाइन करके एक कॉमन रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने में मेरे बेटा बहुत हेल्प करता है। स्पॉन्टेनिटी, है ना, कैसे समझना आप। स्पॉन्टेनिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एनर्जी फैक्टर, एंथैल्पी फैक्टर और एंट्रोपी फैक्टर। स्पॉन्टेनिटी तब होगी मेरे बेटा जब एनर्जी घटेगी सिस्टम की, तो रिएक्शन विल बी, प्रोसेस विल बी 100% स्पॉन्टेनियस।
प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा। कब मेरे बेटा? जब दोनों फैक्टर फेवर करेंगे। और बेटा हमने तो देखा है एनर्जी घटनी चाहिए तो एंथैल्पी घटनी चाहिए और एंट्रोपी डिसऑर्डर बढ़ना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो दोनों फैक्टर स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रहे हैं। किसी भी प्रोसेस में अगर एनर्जी घट रही है और एंट्रोपी बढ़ रही है तो 100% बेटा दोनों फैक्टर फेवर कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा प्रोसेस। और मेरे बेटा डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ध्यान से देखो, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है मान लो माइनस एक्स, और डेल्टा एस पॉजिटिव है मान लो प्लस वाई, ठीक है ना? हाँ प्लस वाई, ठीक है। हाँ तो मेरे बेटा ये भी नेगेटिव हो जाएगी टर्म, ये भी नेगेटिव, तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा ना। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, देखना यहां से ले लिया इसको, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस 100% स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा। तो एक कंडीशन निकल के आ गई भाई, हमें पता है कि स्पॉन्टेनिटी को दो फैक्टर फेवर करते हैं, एनर्जी घटनी चाहिए सिस्टम की, एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हैं तो 100% स्पॉन्टेनियस होगा। तो इन दोनों कंडीशन को लगाया, डेल्टा एच को नेगेटिव लिया, डेल्टा एस को पॉजिटिव लिया, तो हमने देख लिया डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है किसी प्रोसेस में, मतलब डेल्टा एच और डेल्टा एस का रिजल्टेंट इस ये वाला अगर नेगेटिव आएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा। आ गया समझ में? हाँ। और मेरे बेटा अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होएगा। तो डेल्टा जी का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है गिव्स फ्री एनर्जी का, ये स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने में हमारी हेल्प करती है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, ध्यान से देखना। एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर, ठीक है ना, एक प्रोसेस है मान लो ए गिविंग बी, ठीक है ना, इसका डेल्टा एच दे रखा है मान लो, है ना? हाँ मान लो इसका डेल्टा एच दे रखा है -100 किलो जूल, और इसका एंट्रोपी चेंज दे रखा है मान लो, ठीक है ना, -20 जूल पर केल्विन। लो जी लो। अब ये कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस, विल इट बी स्पॉन्टेनियस? तो घबराना मत। अब ध्यान से देखना मेरे बेटा, आपको पता है जब भी स्पॉन्टेनियस होगा नहीं होगा तो डेल्टा जी से पता लगेगा, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा हम इस केस में बाउंड्री लेते हैं। देखो डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी अगर जीरो है तो वो नेगेटिव के जस्ट बाउंड्री पर है, जीरो से हल्का सा कम नेगेटिव, हल्का सा ज्यादा पॉजिटिव, तो हम बाउंड्री लेते हैं। तो बेटा और हमेशा ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है नेट, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो रहता है मेरे बेटा, ठीक है सर? तो हम बाउंड्री लेते हैं हमेशा। तो लो जी लो, तो ये बाउंड्री है। अभी मेरे बेटा ना डेल्टा जी नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, डेल्टा जी जीरो है, बाउंड्री है। तो लो जी बाउंड्री वाला टेम्परेचर, तो इसको इधर ले जाओ, टी डेल्टा एस। तो लो जी, तो इस टेम्परेचर पे जस्ट स्पॉन्टेनियस होने वाला है, जस्ट स्पॉन्टेनियस। अरे हल्का सा जीरो से कम होती नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ तो ये बाउंड्री वाला क्वेश्चन लेके करते हैं। डेल्टा एच बाय डेल्टा एस हो गया, बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, यूनिट सेम होनी चाहिए। डेल्टा एच किलो जूल में है, किलो जूल में है ना? कितना? माइनस का 100 कह रहा है, 100 किलो जूल, बट ये जूल में है तो इसको जूल में कन्वर्ट करो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वाह सर जी वाह। डेल्टा एस इज -20, बहुत बढ़िया। तो लो माइनस से माइनस कट गया, जीरो से एक जीरो कट गया। लो जी टेम्परेचर, ओ भाई साहब ये तो 10,000 केल्विन इज द बाउंड्री। तो 10,000 केल्विन से हल्का सा जब ज्यादा होएगा, ठीक है ना, जब हल्का सा 10,000 केल्विन से, है ना, क्योंकि नेगेटिव आना चाहिए मेरे बेटा, क्योंकि ये डेल्टा एस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो जब आपका आपका मेरे बेटा ये थोड़ा सा आपका कम होएगा 10,000 से, तब मेरा डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, मतलब दिस इज द बाउंड्री। हम कहेंगे 10,000 केल्विन पे ये जस्ट स्पॉन्टेनियस होने वाला है। बोलो, तो ऐसे करते हैं मेरे बेटा इन क्वेश्चन को। अब मैं एक जाते जाते एक लास्ट चीज मेरे बेटा जी को और बता देता हूं। ये क्वेश्चन आते हैं कई बार, क्या करेगा आपको कोई भी मेरे बेटा पीवी कर्व दे देगा
और कोई भी उस पे ऐसे ग्राफ बना देगा, ठीक है ना। हाँ, मान लो इस प्रकार से ग्राफ बना दिया, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, जो जहां से शुरू हो वहीं खत्म हो जाए, साइक्लिक प्रोसेस है ये, ठीक है। अब पूछे इसमें वर्क डन का साइन क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो ध्यान रखना, अगर मेरे बेटा क्लॉकवाइज है कोई भी पीवी कर्व, तो समझ जाना क्लॉकवाइज है तो वर्क मेरे बेटा नेगेटिव आएगा साइन। अगर एंटी क्लॉकवाइज है मेरे बेटा तो समझ जाना वर्क पॉजिटिव आएगा। अब जैसे इसमें हम देख रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है तो इसमें वर्क डन का साइन नेगेटिव आएगा। और कितना आएगा वर्क, एरिया, एरिया एनक्लोज्ड एरिया, तो वर्क इज इक्वल टू एनक्लोज्ड एरिया। अब मेरे को अगर बोले भाई कितना वर्क हुआ है, मैग्नीट्यूड निकालो, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। जैसे अब मैं इसमें पूछता हूं, जल्दी से बताएंगे मेरे बेटा, पीवी कर्व है, ये सिर्फ पीवी कर्व के लिए है। मान लो मैं यहां से शुरू हुआ, ऐसा होता हुआ मैं यहां आ गया, मैं इसमें पूछ रहा हूं, बोलाओ बताओ वर्क का साइन क्या होएगा। तो बेटा आप देखो प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क का साइन तो पॉजिटिव आएगा। कितना वर्क होएगा, उसका मैग्नीट्यूड, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द वर्क डन, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। पक्का मेरे बेटा, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। क्लॉकवाइज है अगर पीवी कर्व किसी साइक्लिक प्रोसेस में तो वर्क डन का साइन नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन का साइन पॉजिटिव आएगा मेरे बेटा। केमिस्ट्री में, फिजिक्स से ये साइन उल्टे होते हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि हमारा रेफरेंस फोर्स अलग है ना, शुरू में ही बताया था। तो आई थिंक मेरे बेटा जी आपको देखो इतने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जितना बेटा मैक्सिमम सारे पॉइंट कवर कर सकते थे तो हम लोगों ने किए हैं। आपको एक अच्छी सी रिवीजन हो गई है बेटा, आप बहुत अच्छे से, आपको सारे टॉपिक आपके टच में आ गए हैं इससे, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे बेटा पढ़ते रहो, रेगुलर करते रहो, डॉक्टर बनने का बेटा पूरा पूरा दम है आप में, ठीक है ना। और डिटेल्ड बेटा उसके लिए आप हमारे बैचेस में, तो आप ऑब्वियस है मेरे बेटा वहां पे आप देख ही सकते हैं, ये हर चीज का बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है मेरे बेटा, ठीक है। बट आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हुई। ऐसी लगे रहो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पूरे बड़े बड़े चैप्टर्स की औसम अपन रिवीजन कर रहे हैं, तो ऐसी रेगुलर बेटा बने रहो, लगातार बेटा देखते रहो, पढ़ते रहो, डॉक्टर बनने का आप में पूरा दम है, और आप ही जैसे बच्चे तो डॉक्टर बनते हैं। तो ठीक है मेरे बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ। टिल देन ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।